प्रोड्यूसर को खुश करने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है। मालिश, तेल मालिश नहीं है। मजा आ रहा सर? अरे वाह यार, ऐसे ही एक्स्ट्रा डेट्स भी दे दे बस। दूसरी फिल्मों के लिए ना? नहीं, इसके लिए। इसके लिए कंप्लीट मतलब कान तोड़ मत देना। और क्या कर रहे हैं यार? ऐसी आवाजें ना निकाल जो गलत फहमी समझ जाएंगे। अरे केशव, यू सच ए गुड मसाजर। बस एक्टर के अलावा ये काम मेरा यार जबरदस्त करते हैं। काम नहीं मिल रहा था तो यही तू करता था। वाह वाह वाह, सारी यार प्रोडक्शन की टेंशन तूने दूर कर दी है। हाँ और क्या। थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच यार। व्हाट अ मसाजर एंड एक्टर। दोस्तों एक बात मुझे हमेशा यहाँ पर याद आता है कि जीते हम लोग ऐसे हैं जैसे कभी जाएंगे नहीं, और चले हम लोग ऐसे जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। तो ये रियलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। खासकर अगर बात करूँ कोविड-19 में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जो हैं करीबी दोस्त खोए। ऐसे ही इंसान फील कर सकता है उनके बारे में यहाँ पर। अभी यहाँ पर सतीश कौशिक साहब जो हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे यहाँ पर लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इनके बारे में, जो मुझे सबसे एक तरीके से नहीं कहते इंस्पायर करने वाली स्टोरी लगी। एक इंसान अपना एक बक्सा उठाकर दिल्ली से चले और मुंबई का रास्ता इन्होंने देखा। एक नहीं कहते कि सपनों की दुनिया में यहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जाकर उस नगरी में अपनी जगह बनाकर एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाना कि जब ये हमारे बीच में से गए तो पूरे दिन जो है ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करते रहे। तो इस तरीके की ज़िंदगी को कहते हैं कि इंसान ने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, यानी कि उसने अपने हुनर की कदर करा दी है लोगों से। तो ये तब देखने को मिलता है जब उसमें डूबकर आप लोग काम करते हैं। एक नहीं कहते खुश दिल इंसान, बिल्कुल जिंदा दिल इंसान। तो वो एक ऐसे इंसान थे, पूरा बॉलीवुड जगत तो छोड़ो, पूरा देश जो था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसकी आंखें नम थी। इवन देश के जो प्राइम मिनिस्टर साहब और बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी यहाँ पर शोक व्यक्त किया यहाँ पर जब ये हमारे बीच में से गए। तो एक तरीके से बोल सकते हैं यार कि ज़िंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए कि जाने के बाद में कम से कम लोगों की आंखें तो नम हो कि हाँ यार इंसान जो है बीच में से चला गया। और जो वीडियो मैंने शेयर की अनुपम खेर साहब जो हैं वो तो इतने रोए जिसकी कुछ हद नहीं, क्योंकि बहुत ही पुराने दोस्त थे इनके, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि ज़िंदगी को जिंदा दिल तरीके से जिया करो। कभी भी ज़िंदगी में कोई टेंशन है तो उसको इतना हैवी मत बनाया करो कि वो लार्जर देन लाइफ बन जाती है कि यार पता नहीं ज़िंदगी में यही हो गया। एक बात बताऊँ, जब भी थोड़े से आगे जाओगे ना आप लोगों को लगेगा कितनी पिद्दी सी चीज़ पर हम लोग परेशान हो रहे थे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो आप लोगों को इनकी मूवी याद आ रही है कि आप लोगों ने मूवी देखी यार वो मूवी बहुत अच्छी थी? बताइए ज़रा, देखता हूँ कौन कितने मूवी प्रेमी हो आप लोग। तो सबसे पहले तो आज है 10 मार्च। आज का ये जो INA है जिसको हम लोग प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हैं, बहुत ही प्यारे रहने वाला है। अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल कवर करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में। एक टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की कवर हो जाएगी जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अगर EPFO की तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को ये पहुँचाने वाला है। सबसे पहले क्या क्या कवर करने वाला हूं इसके अंदर में, तो आज का पूरा ये सेशन रहेगा जिसके अंदर में ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी CISF से रिलेटेड डे भी है, ये आर्टिकल पे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जब अपने पे आता है तो अपनी बातें मनवाता है। धारा इनिशिएटिव क्या है डिटेल में समझेंगे। वुमेन जुडिशरी में किस तरीके से अपनी रिप्रेजेंटेशन देती है वो समझेंगे। इंडिया और फ्रांस की बीच में बेसिकली काजीरंगा को लेकर क्या मुद्दा था वो हम लोग जानेंगे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने लायक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर पेमेंट बेसिकली डिजिटल, ये किसका मिशन है आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन बता पाता है, वरना डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। बाकी नेशनल न्यूज़ होगी 5, इकोनॉमिक न्यूज़ होगी 4, वर्ल्ड न्यूज़ होगी 5, MCQ देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। इसके अलावा पूरे सारे MCQ ऐड करने के बाद में बताया करो कितना स्कोर आप लोगों का रहा, ठीक है। इसी के साथ में एक CSAT का क्वेश्चन भी होगा। प्लेस इन न्यूज़ है आज दीपोर भील, इसको जाकर आप लोगों को मैप में नहीं हारना है। बाकी डिस्कस मैं वीडियो के एंड में करूंगा। 5 वोकैबुलरी रहेंगी जो कि आप लोगों की अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश को भी इंप्रूव करने का काम करेंगी। कल काफ़ी शानदार तरीके से टकटकी लगाकर जो आंसर दिए गए हैं उनका नाम है IAS स्वीट। कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन कर दिया था इनका आंसर। अगर आज आप लोग आंसर अच्छे से देते हैं तो आप भी SLV कमांडो बन सकते हैं। तो आंसर दीजिएगा टकटकी लगाकर, तभी चीज़ें ढंग से आप लोग हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात यार यहाँ पर यह है कि कई सारे बच्चे जो हैं जब लगता है ना कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होती है तो उसमें फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। अभी कई सारे बच्चों की इसी चीज़ को लेकर कई सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा कैसे मैनेज करना है। 3 एग्जाम को एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक साइड में SSC को लेकर चल रहे हैं, एक साइड में UPSC को लेकर चल रहे हैं प्रीलिम्स, एक साइड में APFC को लेकर चल रहे हैं।
तो ऐसे कई सारे मेरे पास में भी फिलहाल मेल आ रहे हैं। देखो यार, आप लोगों को चीज़ें ना थोड़ी सी बैलेंस में लेकर चलनी पड़ेगी। जब मैं बैलेंस बोलता हूँ तो बैलेंस उस एग्जाम के बीच में आप लोगों को बनाना है जो सिमिलर टाइप के हो। जैसे कि अगर बात करें, आप लोग सीजीएल को लेकर चल रहे हो, ठीक है, तो सीजीएल को लेकर चल रहे हो और कहीं ना कहीं आप लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स लेकर चल रहे हो, एपीएफसी लेकर चल रहे हो, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट आप लोग देखो यहाँ पर कि कॉमन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर फोकस करो। सीजीएल हालांकि एक कंप्लीटली एक अलग पैटर्न का पेपर है, पर एपीएफसी और यूपीएससी में आप लोग दोनों को पैरेलल में लेकर चल सकते हो कहीं ना कहीं, और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। यूपीएससी का इंटरव्यू फेस कर लोगे आप लोग एपीएफसी के एग्जाम के थ्रू, और फिर आप लोग क्या करोगे, आसानी से जब प्रीलिम्स दोगे तो कंफर्टेबल जोन में आप लोग रहोगे। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके का इनिशिएटिव है जो कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप लोग ले सकते हो, क्योंकि अभी आप लोगों को मिल रहा है, 5 साल तक आगे किसी को नहीं मिलेगा फिर, तो इसलिए यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम को लेकर चलो तो समझ में आता है, एसएससी को भी इसके साथ में लेकर चलो, तीनों को एक साथ में थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग तरीके का है। पर हाँ, प्रैक्टिस अगर आप लोगों की हो रखी है, बेसिक चीजें आप लोगों की क्लियर है, तो फिर एग्जाम ओरिएंटेड चीजें न पढ़कर, जैसे कि आप लोगों को एप्टीट्यूड कवर करना है, तो वो इंग्लिश वाला पोर्शन आप लोगों का एपीएफसी में भी आएगा, एसएससी में भी आएगा, ठीक है, जीएस कवर कर रहे हैं वहां पे भी आएगा, वहां पे भी आएगा। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करो, पेपर मत देखो, पेपर फिर कोई सा भी होता रहे, सारे निकलते चले जाते हैं। तो सब्जेक्ट पर फोकस करो, सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने की कोशिश करो। पॉलिटी पर पकड़ बना ली, कहानी खत्म होगी, चीजें एक साइड में होगी सारी चीजें, ठीक है। अब पॉलिटी में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए, एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आप लोग एपीएफसी में क्वेश्चन पूछे, पॉलिटी तो पॉलिटी रहेगी यार। करंट अफेयर पकड़ लिया आप लोगों ने, करंट अफेयर तो करंट अफेयर रहेगा। तो मेरा तो मानना यह है यार, जब भी पढ़ाई करो सब्जेक्ट ओरिएंटेड करो और सिलेबस को सामने रख लो। जिस भी एग्जाम का कम से कम सिलेबस दिमाग में को रहेगा तो चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि परिवर्तन से डरो मत, उसका स्वागत करो, क्योंकि नए पत्ते उगने के लिए पेड़ को खुद अपने आप के जो पुराने पत्ते हैं उसको गिराना पड़ता है, तो पेड़ को खुद को भी बदलना पड़ता है। ऐसे में सफलता के लिए आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। अगर अब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उस पर बैठकर सोचो तो सही। जब सोचोगे तो फिर रिजल्ट भी आप लोगों को आता हुआ नजर आएगा। बस थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को डालना है, और जब एफर्ट सही डायरेक्शन में लग गया ना भाई साहब, जिंदगी आप लोगों की संवर जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बस थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन तो हालांकि मैंने बता ही दिया, इनको आप लोग पहचानो कौन। फिल्म निर्माता के तौर पर कई बार आप लोगों से वनडे टाइप एग्जाम में पूछ लेता है, नाम दे देंगे, बताइए किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, और स्टेट पीसीएस के अंदर तो कई सारे मैच करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। तो नाम याद रखेगा, तो इनकी आत्मा को ऊपर वाला शांति दे। आने के बाद में जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद में लोग जो हैं वो याद करें। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो भी पीडीएफ है, जिसको लगता है टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर आप लोग जाकर देखते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर आप लोगों को सर्च करना पड़ता है, तो यहाँ पर इकट्ठी पीडीएफ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपडेट कर दी है सारी की सारी पीडीएफ, उनको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ऐसा नहीं कि टेलीग्राम पर नहीं मिलेंगी चीज़ें, मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा सारी चीज़ें। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे तो टेलीग्राम पर ही पढ़ना है, कोई नहीं है डियर, मैं सारी की सारी पीडीएफ आज शाम तक जो है, सारी जो मंथली पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा दूंगा। जहां पर भी कंफर्टेबल लगता है वहां पर अपनी चीजें देखो, ठीक है। फोर्स कुछ नहीं है कि यहां पर ही चीजें जाकर आप लोगों को देखनी है। तो अपना टेलीग्राम पर देख रहे हो तो टेलीग्राम पर कंफर्टेबल हो तो टेलीग्राम पर देख लेंगे, बस टेलीग्राम पर मिलती नहीं है, वो ऊपर चली जाती है, फिर ये दिक्कत थोड़ी सी रहती है, ठीक है। बाकी प्रोवाइड करा दूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज 11 बजे जो मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज, वो है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लेक्चर आज स्टार्ट होंगे एपीएफसी के, जो यहाँ पर बेसिकली कोर्स के अंदर में इंडस्ट्रियल रिलेशन की ऑलरेडी 6 क्लास हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर पॉलिटी भी पैरेलल में लेकर चलूंगा। जैसा मैंने बोला था कि होली के बाद में आप लोग के जो सिलेबस है उसको इस तरीके से कवर करेंगे, डेली 2-2 लेक्चर होंगे। तो एक लेक्चर तो मॉर्निंग में होगा डेली आप लोगों का, दूसरा लेक्चर होगा इवनिंग में 5 बजे। तो 11 बजे और 5 बजे अपने आप को आप लोगों को तैयार रखना है। बिना बोले आप लोग आ जाया करो इस पर, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन जो है सब लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं चीजें, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। इसलिए मैं टेलीग्राम पर भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूं, ठीक है। तो इसके पीछे ये बेसिकली आप लोग देखते हैं। और लैब जो है वो कल भी थोड़ा सा डाउन चला था, बच्चे यार इतने सारे हो जाते हैं ना, और ऐप जो है वो इतना तकड़ा बनाया नहीं था बेसिकली, ठीक है। तो उसको अपग्रेडेशन चल रहा है, तो कई सारे बच्चे बार बार कंप्लेन करते रहते हैं सर ये दिक्कत आ रही है। यार उस लेवल पे मैंने चीज़ें सोची नहीं थी जिस लेवल पर आप लोग जो पहुंच रहे हो वहाँ पर, ठीक है। तो वो इशू थोड़ा निकल कर आ रहा है, तो चीज़ें बढ़ानी पड़ रही हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि एडमिशन क्लोज कर देता हूँ। पर लेकिन फिर मेरे पास में इतने मेल आने लगते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, सर ऐसे मत करो। तो इशू बस छोटा सा है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, या फिर वरना तो फिर किसी दिन मैं बोलूँगा नहीं, फिर मैं क्लोज करके रख दूंगा। मैं जब तक वो चीज़ें सॉर्ट नहीं हो जाती हैं फिर तब तक चीज़ें नहीं खोलूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि जब डाउन ही हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत वो है, क्या मतलब रह गया उस चीज़ का, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। तो ये बेसिकली इशू है जो कि मुझे सोल्व करना है थोड़ा सा, वरना दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं फिर, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है डेली में इंपॉर्टेंट डे जो होता है उसको भी डिस्कस करता हूं। तो आज का जो इंपॉर्टेंट डे है वो है सीएसएफ राइजिंग डे, यानी कि एक तरीके से सीएसएफ का जो स्थापना दिवस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या है, किस किस को पता है बताइए ज़रा, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे देश में कई सारी ऐसी फोर्स हैं जिनको हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक सपोर्टिंग सिस्टम के तरीके से इस्तेमाल की जाती है हमारे देश के अंदर में। जैसे कि अगर हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं तो सीआईएसएफ जो है काफ़ी लार्ज स्केल पर वहाँ पर डिप्लॉय की जाती है। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, खासकर जो भी इंपॉर्टेंट एरिया हैं जैसे एयरपोर्ट वगैरह हो गया, वहाँ पर भी सीआईएसएफ आप लोगों को देखने को मिलती है। सीआईएसएफ जो है उसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और सेंट्रल सिक्योर जो इसका नाम ही देख सकते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो यहाँ पर एक तो सेंट्रल हो गया, तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी सिक्योरिटी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो फोर्स है हमारे देश के अंदर में, इसको 1969 में फॉर्म किया गया था और जो दिन था वो था 10 मार्च। तो 10 मार्च यहाँ पर ये फॉर्म किया गया था 1969 में। और ये आज की डेट में देखो, कई बार क्या होता है जैसा लगता है कि जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं यार ये डिफेंस फोर्स के अंदर में मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती होगी, पर लेकिन यहीं पर ही आप लोग कन्फ्यूजन से बचना है। ये जो आती हैं ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट लेकर आया गया था 1968 में, और उस एक्ट के बेस पर हम लोगों के द्वारा ये फोर्स बनाई गई थी ताकि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको सही तरीके से सपोर्ट किया जा सके। और कई बार काफ़ी लार्ज स्केल पर ये रोल प्ले करते हुए भी नजर आते हैं जब यहाँ पर कोई डिजास्टर होता है, ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों को इनको काफ़ी बड़ा सपोर्टिंग रोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग यूनिट्स आप लोगों को इनकी देखने को मिलती हैं। टोटल मिलाकर जो स्ट्रेंथ है 2800 पर्सनल जो प्रोवाइड कराए जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए पीएसयू के अंदर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेंगे, जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। यानी कि देश में जो बड़े बड़े पीएसयूज हैं उनमें भी आप लोगों को ये सिक्योरिटी फोर्स जो है एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराती हुई यहाँ पर नजर आती है। मतलब जो बड़ी बड़ी आप लोग एरिया के बारे में सोच सकते हैं, अच्छा ये वो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर ये जा सकते हैं, खासकर जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे मैंने बोला पीएसयू हो गया या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सारे एरिया यहाँ पर इनके कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनकी जो स्ट्रेंथ है, यानी कि अगर एम्प्लॉय के बारे में अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो लगभग 1,60,000 के करीब आप लोगों को यहाँ पर हमारे देश के अंदर में ये आज की डेट में नजर आएंगे, ठीक है। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है, थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, पर लेकिन मेनली आप लोगों को ये स्ट्रेंथ इनकी देखने को मिलेगी। कौन कौन ऐसा है सीआईएसएफ में है, मेरा एक फ्रेंड भी है सीआईएसएफ में, जैसा मैंने कई बार आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेज में काम करते हैं। तो उनकी लाइफ को आप लोग समझने की कोशिश किया करो, इससे चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ जो है वो वहाँ पर जीते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर उनके साथ में और बेटर तरीके से कनेक्ट भी हो पाएंगे। दोस्तों ये आर्टिकल सुनने के बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबके पापा हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हमको नहीं समझाना बेटा, हम तुम्हारे रिश्ते में बाप लगते हैं। खासकर जब कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने दायरे से या फिर बोलूँ तो अपने पजामे से बाहर जाने की कोशिश करती है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत पकड़कर उसको जो है दायरे में लेकर आता है कि ऐसे करने का, ठीक है, आप नीचे भगवान है। तो अभी यहाँ पर ये एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि शायद जब से मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी तब से लेके आज तक, मतलब मैं इसको पढ़ भी चुका कई साल तक और अभी पढ़ा भी रहा हूँ उसको। तो लंबे समय से एक इशू चला हुआ आ रहा था कि जो ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड हैं तो उनको किस तरीके से लेकर चलना है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर GBI बोलूँगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा पक्षी है जो कि आज की डेट में धरती पर पाया जाने वाला एक काफ़ी वन ऑफ द बिगेस्ट जो एक बर्ड है, उसमें आप लोग यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं। पर जैसे आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इनकी बेचारों की खस्ता हालत हो रखी थी काफ़ी लार्ज स्केल पर। आज की डेट में इनकी संख्या जो है वो घटते घटते बिल्कुल ना के बराबर आ चुकी है। तो ये आर्टिकल कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा रिसेंटली अभी कवर किया गया। पूरा मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। ऐसे जो टॉपिक हैं ये यूपीएससी बड़ा ध्यान देती है ऐसे टॉपिक्स पर, ठीक है। तो खासकर प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे टॉपिक। अभी हुआ क्या है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। अभी यहाँ पर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उसके द्वारा इशू किया गया यहाँ पर एक ड्राफ्ट, जिसको ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी जो ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया अलग से रेगुलेशन लेकर आए गए हैं 2023 के। मतलब इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए अलग से रेगुलेशन लेकर आई गई है यहाँ पर सेंट्रल के द्वारा, खासकर आप लोग बोल सकते हैं। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर उसी को फोकस देकर ये काम किया जा रहा है। जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि 33 के जो केवी आप लोगों को देखने को मिलेगी या फिर इससे नीचे,
अगर यहाँ पर जो जीआईबी वाले एरिया से अगर होकर गुजरती है तो उनको अंडरग्राउंड लेकर आना है, ठीक है। तो ये बात बोली गई है, यानी कि एक तरीके से जहां जहां पर कोई ऐसी दिक्कत है वहां पर बोला गया कि इनको अंडरग्राउंड लेकर आइए, और जहां जहां पर चीजें ठीक है, नॉर्मल है, तो वहां पर आप लोग इसको ऊपर लेकर आ सकते हैं। रीजन क्या है यहाँ पर इसका, मैं आप लोगों को वो समझाऊंगा सारा, इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही थी वो भी मैं बताऊंगा। जहां जहां पर ऊपर लाइन लगाएंगे वहां पर डाइवर्टर्स यूज करेंगे। ये डाइवर्टर्स क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, सारी बातें यहां पर जानेंगे। दोस्तों जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आप लोगों से बात करें तो इनकी संख्या जो है इतने तेजी से घटती हुई जा रही है। अगर आप लोग बात करेंगे 1969 से लेके लगभग 1260 हुआ करते थे, ये आज के डेट में घट घट कर ये लगभग 150 से भी नीचे आ चुके हैं। अगर 2020 के बारे में मैं आप लोगों को बात करूं, यानी कि पिछले 50 सालों में 90% से भी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनके ऊपर फोकस देने की जरूरत है, वरना आने वाले टाइम में बच्चों को बताया जाया करेगा कि हाँ यार एक ऐसा भी पक्षी धरती पर हुआ करता था, उनकी संख्या जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आज की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर केस भी चल रहा था, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस था तो इस केस के ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं खासकर प्रीलिम्स में। तो ये था बेसिकली यहाँ पर रणजीत सिंह एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था यहाँ पर। तो उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि जो भी यहाँ पर आज के डेट में जो पावर लाइंस होती हैं यहाँ पर, खासकर उन एरिया में जहाँ पर ये पक्षी पाए जाते हैं, तो दिक्कत ये रहती है कि दो राज्य में खासकर यहाँ पर इनकी संख्या दो में पाई जाती है ज़्यादातर हमारे देश के अंदर में, राजस्थान और गुजरात में। और उन्हीं दो राज्य के अंदर में खासकर जो पावर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा था, ऊपर लाइन लगाई जा रही थी। तो ये जो बड़ी बड़ी लाइन बिछाई जा रही थी, उन लाइन में टकरा टकरा कर इन खंभों में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनकी गर्दनें उनके धड़ से अलग हो जा रही थी, जिनकी जो है कहानी बिल्कुल खत्म हो जा रही थी। यानी कि आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी जिंदगी जो है वो इस तरीके से एक तरीके से ना बिल्कुल बदतर हो चुकी थी, क्योंकि इनको लाइन तो दिखती नहीं, पतले पतले तार होते हैं, उड़ा हुआ जा रहा है तो एकदम टक्कर लग जाए। इंसान को भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कई बार जो है अभी मांझे जो हैं कई सारे लोगों की गर्दन काटते हुए नजर आए, क्योंकि मांझे जो है पतंग कटी कहीं इलझे रह गए, वहां से कई सारे लोगों की गर्दन कटती हुई नजर आई। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पक्षी भी जब अपनी धुन में उड़ा चलता है तो उसको लाइन जो है वो दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए बोला गया कि इनके ऊपर डाइवर्टर्स लगाओ, ऐसे डाइवर्टर्स लगाने हैं ताकि पक्षी को दूर से ही दिख जाए कि हाँ यहाँ पर लाइन्स है। पर लेकिन मुद्दा क्या है यहाँ पर, मुद्दा यहाँ पर यह कि इतनी लंबी, इतनी कई कई जो किलोमीटर की जो लाइन होती है, सब जगह डाइवर्ट तो लगाए नहीं जा सकते। अब मान लो एक एरिया में डाइवर्ट लगा दिया, फिर बीच में जगह छोड़ दी, फिर डाइवर्टर लगा दिया, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो वाला एरिया इनको ढंग से दिखाई न दे। तो इसीलिए यहाँ पर मुद्दा ये था कि आप लोग क्या करो, इन सब लाइन को आप लोग अंडरग्राउंड लेकर आओ, खासकर उन एरिया में राजस्थान और गुजरात के अंदर में जहां पर ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है यानी कि जीआईबी जो है वो पाया जाता है, खासकर उस एरिया में आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसलिए यहां पर ये मुद्दा यहां पर निकल कर आया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी, मैंने जीबीआई बोल दिया था, ठीक है। तो पूरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इसको किस तरीके से हम लोग को टैकल करके चलना है। तो उसका सिलेक्शन यहां पर दिया गया था इस पर्टिकुलर केस को लेकर। तो इस केस के द्वारा भी यहां पर ये गाइडलाइन जब दी गई कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते जहां तक पॉसिबल हो, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि हमसे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, तो कैसे यहां पर हम लोग इस चीज को मैनेज करेंगे। तो कोर्ट ने बोला कि खर्चा अपनी जगह है, पर लेकिन एक पक्षी धरती पे से विलुप्त होने वाला है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा खर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके चलते चलते यहां पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस्तेमाल की जाने लगी, डाइवर्टर्स लगाए जाने लगे, पर फिर भी मुद्दा जो है वो सुलझा नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि जहां जहां पर इनकी संख्या और ज्यादा है वहां पर ये जो लाइन है इनको अंडरग्राउंड लेकर आप लोगों को आना है। तो उसी को अभी यहां पर अप्रूवल मिलता हुआ जो नजर आ रहा है। एक सबसे खतरनाक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर भी ये पक्षी पाए जाते हैं, वहां पर इनका शिकार करना जो है वो बड़े ही गर्व की बात माना जाता है। इतनी बदतमीजी देखने को मिलेगी, मतलब ये पक्षी जो है ये ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें। और ये इंसान जो है इसको खुद तो शिकार कर ही रहे हैं, और बदतमीजी की पराकाष्ठा तो तब बात होती है जब यहाँ से सऊदी अरेबिया से कुछ लीडर आते हैं इनके यहाँ विजिट करने के लिए, तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए कहते हैं कि आओ हमारे देश के अंदर में हम तुमको एंटरटेनमेंट कराएंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का शिकार करा कर। तो ये देखो क्यों नहीं कहते, बुद्धिमती मारी गई है, बिल्कुल घुटनों में बुद्धि पहुंच गई है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप लोग राजस्थान से आते हैं, क्योंकि राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है। यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में नॉर्मली ये पक्षी जो है पाया जाता है। ये खासकर उन एरिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं जहाँ पर ग्रासलैंड वाला एरिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, इसलिए ग्रासलैंड स्पीशीज भी बोलते हैं यहाँ पर।
इसी के साथ में यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया अगर मैं आप लोगों को बोलूँ जैसे इंडिया के अंदर में, तो आप लोगों को जैसे जैसलमेर हो गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया हो गया। इसी के साथ में कई सारा एरिया ऐसा है जो कि आर्मी के कंट्रोल में है, वहाँ तो चीज़ें फिर भी नॉर्मल रहती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं, पर लेकिन इक्का दुक्का आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मेनली सारे आप लोगों को ये राजस्थान स्टेट के अंदर में, और इसी के साथ में ये बेसिकली गुजरात, यानी कि राजस्थान और गुजरात दो एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ये काफ़ी लार्ज स्केल पर पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझिएगा, और यहाँ से आप लोग चीज़ें अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि अच्छा इन एरिया में पाए जाते हैं। तो कई बार स्टेटमेंट देकर आप लोगों से, वो नहीं कहते कि तरीके से स्टेटमेंट दे दी और आप लोगों को बोलेंगे कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट चूज करो, ठीक है। तो ये सीधी सीधी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे ग्रास लैंड बताया मैंने यहाँ पर, ये अनटेम्ड एरिड ग्रास लैंड, ठीक है। तो ऐसी बड़ी बड़ी घासें जो होती हैं जिनको अगर हिंदी में बोले तो अदम्य शुष्क घास आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर स्टार लगा लेना, जो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि आयुसीन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। सीआईटीएस का जो कन्वेंशन है उसमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 जो 2 का है हमारे देश के अंदर में, उसमें आप लोगों को सूची 1 में इसको रखा गया है, ठीक है। इससे क्या लगा आप लोगों को यहाँ पर, इससे समझ में आता है कि जहां पर इसको 1 में रखा गया है ना, वहां आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसको बहुत ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की जरूरत है। यहाँ पर ये चीजें सामने निकल कर आती है, यानी कि 1 का मतलब ही यहाँ पर ये कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनका काम ऐसे नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए 1 अपेंडिक्स जो है वो एक ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। जब यहाँ पर एक्ट की बात करते हैं, एक्ट है 1972 का, ये एक्ट जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग वाइल्ड लाइफ यानी कि जो भारतीय वन्य जीवन संरक्षण के बारे में बात करते हैं, तो इसीलिए इसको भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम का भी नाम आप लोग दे सकते हैं जब हिंदी में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ और बातें, क्या मेजर्स कुछ लिए गए हैं, तो यहाँ पर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम चलाए गए हैं ताकि यहाँ पर इसको रिकवर किया जा सके। नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान चलाए गए। कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी यहाँ पर लाई गई कि हाँ ठीक है, इससे और ज़्यादा जो है वो बच्चे पैदा किए जा सकें। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया। इको फ्रेंडली मेजर्स लिए गए ताकि इन जो पक्षी की जो जिंदगी है वो थोड़ी सी नॉर्मल की जा सके। पर लेकिन सारी चीज़ें करने के बाद भी अब तक भी आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग इनको सिचुएशन में से निकाल चुके हैं जिस सिचुएशन में गए हुए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होगी ना कि यार वो इंसान जो है वो जिंदा रहने के लिए जैसे तैसे अभी जो है बेसिकली उसकी जिंदगी लटकी हुई है। तो वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये याद रखिएगा, हमारे देश के अंदर में सबसे ज़्यादा जो थार वाला एरिया है राजस्थान के अंदर में, वहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से भी आप लोग नॉर्मली जैसलमेर वाले जोधपुर एरिया में भी कई सारे यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो खासकर मिलकर काम करता है कि कैसे यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम करता हुआ यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर केस है, ये केस आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं डायरेक्ट अगर आप लोगों से पूछ जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी देख लेते हैं, किस किस ने यहाँ पर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, अभी पता चल जाएगा। तो प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है ये बताना है। स्टेट बर्ड है राजस्थान और गुजरात का, पहला स्टेटमेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो वेस्टर्न इंडिया के अंदर में पाए जाते हैं। आयुषियन में यहाँ पर इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। तो सही आंसर कौन सा है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ए, बी, सी या फिर डी में से सही आंसर अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे तो कौन सा आंसर आप लोगों के हिसाब से सही है, बताइए। क्या है आंसर सही, बताइए। आंसर ए हो गया? नहीं। आंसर बी हो गया? नहीं। सी हो गया? डी? बताओ क्या आंसर बी सही है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला कि राजस्थान की स्टेट बर्ड है, गुजरात की स्टेट बर्ड नहीं है। क्या गुजरात की कोई स्टेट बर्ड है? अगर है तो कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। तो सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस करी। ये वाला एरिया जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान की बदतमीजी के बारे में 2 शब्द जरूर लिखेगा, पर लेकिन सभ्य शब्दों के साथ में, ठीक है। पढ़े लिखे इंसानों की तरीके से फीलिंग आनी चाहिए, यानी कि गाली दे रहे हैं, यानी कि पूछ ले आप लोगों से तो क्या शब्द आप लोग एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे, तो वही शब्द मैं भी सुनना चाहूंगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये एक बहुत ही प्यारा एक इनिशिएटिव है जिसके ऊपर डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर प्रीलिम्स के अंदर में तुरंत पूछ लेंगे कि धारा इनिशिएटिव से आप क्या समझते हैं। तो धारा एन ओड टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी कि हमारे देश का एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, लोग जिसको भूल रहे हैं उसको लोगों को रिकॉग्नाइज कराना, लोगों को याद दिलाना।
एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो ये गाना इतना प्यारा है ना, मतलब सुनकर मतलब कई बार ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस गाने को सुनने के बाद में। जितने सहज तरीके से अपने देश की हम लोगों ने बेसिकली एक रीत है, एक कल्चर जो है उसको विदेशी धरती पर जिस तरीके से बताया गया, तो मतलब मज़ा आता है। ठीक है, कौन है उस मूवी के अंदर में एक्टर, उस सॉन्ग के अंदर में बताइए, देखता हूँ किस किस को याद है पुराने एक्टरों के नाम। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, वो है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, और कौन है मिनिस्टर ये आप लोगों को बताना है। तो धारा, ये पर्टिकुलर सिस्टम प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, और इसका बेसिक पर्पज क्या है। बेसिक पर्पज इसका यहाँ पर यह है कि ताकि लोगों को रिकग्नाइज कराया जा सके कि ये हमारी देन है, दुनिया को लोगों को बताया जा सके कि हाँ भाई साहब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हम लोगों के द्वारा दुनिया को यहाँ पर दी गई है। और ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, ये इसलिए भी स्टार्ट किया गया क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2022 के अंदर में। अभी इसको 1 साल जो है वो पूरा हो गया है। जब पहली बार यहाँ पर हम लोगों ने इसको देखा स्टार्टिंग में, तो हम लोगों ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से हम लोगों ने मैथमेटिक्स के फील्ड में काम किया है। ऐसे ही यहाँ पर अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अपने देश में खासकर जो मेजर वेदा के बारे में नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। संस्कृत वेदा हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी स्कॉलर्स हैं, वो जो हिम्स हैं बेसिकली वैदिक, उनके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। तो बेसिक पर्पज क्या है कि कैसे कैसे इंडिया ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उसको आगे लेकर आया जाएगा। तो जो धारा सिस्टम है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर पूछ ले कि इंडियन नॉलेज सिस्टम किसका पार्ट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर में, जो कि की एग्जीक्यूशन पार्टनर भी है, क्योंकि बात कर रहे हैं नॉलेज की, ज्ञान की, तो ज्ञान की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी आएगी यहाँ पर। तो दोनों मिलकर अवेयरनेस के प्रोग्राम यहाँ पर चला रहे हैं ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन नॉलेज को फैलाया जा सके और अपनी इंडियन जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में लोगों को बताया जा सके। एक बात बता दूं आप लोगों को, मुझे सुनकर थोड़ी सी हालांकि हैरानी हुई। एक वीडियो थी जो कि सोर्स थी, वायरल हो रही थी। एक पुलिस वाले अंकल थे जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद ऐसी होगी उनकी एज ना होने में भी, मतलब 62 या फिर मतलब 62 63 के करीब उनकी एज हो गई आई थिंक। ठीक है, तो या फिर उससे एक आध साल ऊपर नीचे हो सकती है। एक कैमरामैन गया, एक बेसिकली एक कोई भी आप बोल सकते हैं एक तरीके से एंकर था, उसने पूछा कि सर ये बताइए कि 26 जनवरी हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि अपना जो गणतंत्र दिवस है वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और वो रिटायरमेंट की एज पर आ रहे थे अंकल, और उन्होंने बोला कि हाँ भाई नू सेलिब्रेट करें, कि ऐसा लगा है मतलब जड्डा खत्म हो जा रहा है तो नू बताने के लिए सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था उनका, कि मतलब एक तरीके से उनको इस बात की नॉलेज ही नहीं है कि हम लोग अपने देश में गणतंत्र दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कम से कम हम लोग को पता होना चाहिए, और खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको तो ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए। तो ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। आज भी सड़कों पर अगर माइक लेकर निकल जाओ और पूछना स्टार्ट कर दो कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि 70 से 80% लोग जो है वो नहीं बता पाएंगे। ओनली वही बता पाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा अवेयर हैं आज के डेट में हमारे देश के लोग, तो ये अवेयरनेस जरूरी है। सोशल मीडिया सब चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, पर देश के बारे में नॉलेज आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। बहुतों को तो हमारे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर के जो लोग हैं उनके बारे में आप लोगों को नहीं, बहुत सारे लोग जो पढ़ते नहीं है उनके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टोरी की फॉर्म में लोगों तक पहुंचानी जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो बहुत ही एक सक्सेसफुल मिशन आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में जब हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की 1947 में, तो जो अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों ने कितने सालों का एक तरीके से एक बेड़िया थी जो हमारे पैरों में पड़ी हुई थी, उनको हम लोगों ने उखाड़ कर फेंका। तो इसलिए भी ये इनिशिएटिव जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पीआईबी ने काफ़ी तसल्ली में कवर किया है। तो क्वेश्चन पूछे जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कौन सी मिनिस्ट्री का है, कौन सी मिनिस्ट्री पार्टनरशिप में है, किस के द्वारा स्टार्ट किया गया, क्या स्टार्ट किया गया, तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं है, पता होना चाहिए। ओके, एक बार पॉइंट इकट्ठे कर लो कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन क्या है जुडिशरी के अंदर में, किस तरीके से वुमेन आज की डेट में प्रेजेंट कर रही हैं, वुमेन का क्या क्या अचीवमेंट है जुडिशरी के अंदर में। ये चीज़ें अगर आप लोगों ने एक बार कवर कर ली, टॉपिक आप लोगों का तैयार हो गया, उसके बाद में कहानी खत्म और पैसा हजम। तो ऐसे आप लोगों को चीज़ें लेके चलना आगे। ठीक है, ऑल वुमेन बेंच टू हियर मैटर्स इन सुप्रीम कोर्ट, ये काफ़ी बड़ी बात है, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये 3rd टाइम हुआ है हिस्ट्री में अब तक, यानी कि पहले 2 बार हो चुका है, अब तीसरी बार हुआ है कि ऑल वुमेन बेंच बनाई गई है
जो कि यहाँ पर किसी मैटर को सुनेगी। यहाँ पर आज की डेट में हमारी कंट्री में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं DY चंद्रचूड़ जी। उनके द्वारा यहाँ पर तो जस्टिस हेमा कोहली और इसी के साथ में बीला M त्रिपाठी, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर एक जो बेंच बनाई गई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है ऑल वुमेन बेंच 2013 में आप लोगों को देखने को मिली थी पहले इससे, ठीक है, जिसमें अलग अलग यहाँ पर पर्सनैलिटी थी। अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, यानी कि गिनी चुनी उंगलियों पर आप लोग गिन लोगे जब ऑल वुमेन बेंच के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो ये GS पेपर 1 सोसाइटी में वुमेन के बारे में, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में, और GS पेपर 2 जो पॉलिटी वाला सेक्शन होता है, दोनों जगह आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके चल सकते हो। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द जुडिशरी, अगर इसके ऊपर आप लोगों से कुछ पूछा जाए तो वो मैं चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर कई सारी बताने वाला हूँ। 70 साल की हिस्ट्री में, हालांकि 75 साल बोलना चाहिए अब तो 70 साल बोला गया, फिर भी चलो कोई नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन जो है वो कोई सिग्निफिकेंस इंप्रूव नहीं हुई है कि पहले बहुत बुरी थी अब बहुत अच्छी हो गई है। ओनली 11 जज ऐसी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जिनको जगह मिली है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि हम लोगों ने किसी भी महिला को ऐसा नहीं समझा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सके, ये काफ़ी बड़ी बात है। हाई कोर्ट में अगर महिलाओं को देखोगे तो टोटल 680 के करीब जो जजेस हैं उनमें से ओनली 83 आप लोगों को यहाँ पर वुमेन देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है 33% होनी चाहिए। कहाँ पर? ये होनी चाहिए हमारी पार्लियामेंट के अंदर में। भाई साहब 2008 से ये मैटर जो है पार्लियामेंट के अंदर में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हमारे पॉलिटिशियन उनको जगह देने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पर पार्लियामेंट में। तो यहाँ से आप लोग समझिए 30% सबॉर्डिनेट जज है फीमेल ओनली, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि बहुत काम करना बाकी है इस फील्ड में महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। आज की डेट में आप लोगों को 3 वुमेन देखने को मिलेगी टॉप कोर्ट के अंदर में। यहाँ पर एक का नाम है यहाँ पर जस्टिस जो है मूर्ति कोहली, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कोहली आप लोग याद रखिएगा, न्यायमूर्ति कोहली, ठीक है, जस्टिस कोहली। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर BV जो नगरत्ना, इसी के साथ में त्रिवेदी। तो ये 3 वुमेन हैं जो आज की डेट में देखने को मिलता है। और अभी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी 27 में। तो यानी कि अभी भी यहाँ पर 5 साल बाद बाकी हैं, अभी भी यहाँ पर तब जाकर हम लोग को पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, तो इसके ऊपर काम करना बाकी है। अभी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों के लिए ये है कि हमारे संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर होती है कि वो जो है बेंच क्रिएट करे कि ये बेंच जो है वो कौन सा मैटर सुनेगी। और ये पावर इनको मिली है आर्टिकल 145 के तहत, यानी कि आर्टिकल 145 के तहत। तो उस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई बेंच बनाई जाती है। याद रखिए, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑल वुमेन बेंच जो है 2013 में सेटअप की गई। आज तो कुछ हदी हो गई यार, क्या हो गया ऐसा। दूसरी आप लोगों को 2018 में देखने को मिलेगी, और तीसरी अभी जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है 2022 में। तो अगर पूछे कोई आप लोगों से कि हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा हो चुका है, तो गिनी चुनी कुछ तिथि हैं, कुछ ईयर हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इतने लंबे समय तक हमारे देश के अंदर में जुडिशरी में वुमेन आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, और मैं तो ये बोलूँगा ये यहाँ पर जुडिशरी की बात नहीं की जा रही है ओनली, आप लोग इसको डिफेंस में भी काउंट कर सकते हैं। डिफेंस में भी आप लोगों को सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, या फिर हर उस एरिया के बारे में यहाँ से कुछ पूछा जाए तो जहाँ पर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है, ये रीज़न वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल पॉइंट है जो कि हर एक जगह आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पुरुष प्रधान देश, पैट्रियार्कल सोसाइटी, हमारे समाज में ये माना जाता है कि महिलाओं की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि घर का काम देखे, बच्चे पैदा करे, वो सारी चीज़ें, उससे फालतू हमारा माइंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों ने महिलाओं को इस रोल में देखा नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले की दुनिया देखेंगे ना, तो बिल्कुल डिफरेंट दुनिया थी। पर लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में इतने सारे लोगों की जान गई जिसकी कुछ हद नहीं है। तो महिलाओं को घर से बाहर आना पड़ा काम करने के लिए, अपने घरों को चलाने के लिए, वरना पॉसिबल ही नहीं था कि चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो पाती। क्योंकि जब घर में कोई मर्द रहा नहीं कमाने वाला, महिला बची हैं, तो फिर यहाँ पर महिलाओं को बाहर आना पड़ा, तब जाकर महिलाओं के लिए जो है वो द्वार खुलने स्टार्ट हुए।
देखा होगा ना आप लोगों ने कि हर एक जो लाइफ में दिक्कत होती है वो एक नई संभावनाएं लेकर आती है, नई अपॉर्चुनिटी देती है। कोरोना के टाइम पर भी बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें सामने निकल कर आई जो कभी लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं सारी चीज़ें। यानी कि इंसान की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आती है वो इंसान को ज़्यादा सहनशील और ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम को हैंडल करने की क्षमता भी देकर जाती है, अगर वो उस प्रॉब्लम के नीचे दबे ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी दिक्कत आए अपने आप को संभालना है। कोलेजियम सिस्टम ये एक वो सिस्टम है जो कि हमारे देश में जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। इसको ये माना जाता है कि ये एक ओपेक सिस्टम है। ओपेक का मतलब यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पर चीज़ें जो हैं वो खुली हुई नहीं है, यानी कि अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता है दीवार के पीछे, बस सामने रिजल्ट दिख जाता है कि ऐसा कुछ हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूपीएससी आप लोगों के साथ में करती है, वो किस बेसिस पर आप लोगों के आंसर का एनालिसिस करती है इसके बारे में यूपीएससी बताने के लिए तैयारी नहीं होती कभी भी। तो सेम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई रिजर्वेशन ही नहीं है जुडिशरी के अंदर में वुमेन की, ये आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। ये नेक्स्ट, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक साइड में फैमिली और एक साइड में जो है काम। एक महिला को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, एक महिला अगर काम कर रही है तो भी परिवार को साथ में लेकर चल रही है, पर एक पुरुष अगर काम कर रहा है तो बस वो काम ही कर रहा है, उसकी फैमिली के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ना के बराबर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी बड़ा सोसाइटी के अंदर में आप लोगों को एक ढांचा देखने को मिलेगा। इसी के साथ में मुकदमेबाजी में पर्याप्त महिलाओं का न्याय भी होना, यानी कि जिस एरिया में कोई महिला नहीं है दूसरी महिला उस एरिया में जाने से कतराती है कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो वाली बात है। कई जगह तो ये भी माना जाता है कि अनकंफर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो महिलाओं को देखने को यहाँ पर मिलता है। कई बार आप लोग देखते हैं ना हमारे देश में स्कूलों के अंदर में, खासकर वॉशरूम के बारे में बात करें, वो दिक्कतें आप लोग यहाँ पर निकल कर आती हैं कि लड़के और लड़कियों का वॉशरूम कई जगह स्कूल में एक देखने को मिलता है। ऐसे अभी भी कई जगह सिचुएशन है। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन चला तो चीज़ें थोड़ी सुधरी, पर लेकिन इतनी नहीं सुधर गई कि आप लोग ये बोलने लगो वाह क्या सुधर गई है। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाती है तो क्या क्या चेंज यहाँ पर हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कोरोना के टाइम पर वो देश, जिस देश में महिला जो थी वो लीडर थी, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थी, वो कोरोना के साथ में सबसे शानदार तरीके से लड़ पाए। ये खुद कई सारी रिपोर्ट ने बताया, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये खुद ऐसी ऐसी जो है सामने बातें निकल कर आई। तो ये माना जाता है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में अगर वुमेन आएंगी तो चीज़ें बहुत लार्ज स्केल पर आप लोग को इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। काफ़ी हद तक चीज़ों के अंदर में सुधार होगा अगर महिला यहाँ पर आएंगी। डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव मिलेगा। एक महिला के रिलेटेड अगर कोई केस आता है, उस केस को कोई पुरुष सुन रहा है, सोचो कि उस केस को अगर कोई महिला सुने। कोई केस ऐसा आ गया जहां पर रेप के बारे में बात की जा रही है, सेक्सुअल असोल्ट के बारे में बात की जा रही है, पुरुष तो करने वाला है ना ये हरकतें, और महिला के साथ में हो रही है, तो एक महिला जज अगर होगी तो वो उसको बेहतर तरीके से समझेगी, या एक पुरुष जज होगा वो बेहतर तरीके से समझेगा। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जो चीज़ हमारे लिए कई बार जो पुरुष होते हैं मायने नहीं रखती है, महिलाओं के लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है। आप लोग कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पर सोसाइटी में। हमको फर्क नहीं पड़ता है कि पीरियड साइकिल चल रही है, अगर कोई महिला असहज फील कर रही है तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करा दे, उसको और गलत तरीके से समाज में देखा जाता है। मूवी भी देखिए आप लोगों ने, अब तो मूवी बन चुकी है इनके ऊपर, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पैडमैन मूवी यही सी चीज़ को दिखा रही है, कितने नेगेटिव तरीके से हम लोग उसको देखते हैं। तो फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ताकि यहाँ पर अगर कल को कोई ऐसी वुमेन बच्चे को जन्म दे चुकी है, बच्चे को दूध पिलाना, तो पब्लिक प्लेस में बैठकर अनकंफर्टेबल फील करेगी। क्या क्रैच की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करानी चाहिए? क्रैच की फैसिलिटी बोल तो दिया है कानून में, पर लेकिन कितने ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस है जहाँ पर क्रैच की फैसिलिटी रहती है कि जहाँ पर महिला जो है बीच बीच में जाकर अपने बच्चे को दूध पिला सके? क्या ऐसी फैसिलिटी कोई है? तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ऐसी नहीं है, तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो महिला ज़्यादा बैलेंस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर लेकर चल पाएगी। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझना, सूक्ष्म तरीके से अलग अलग डायमेंशन में, और कोर्ट के अंदर में पावरफुल सिग्नल जाएगा। खासकर अगर बात करें कि किस तरीके से न्याय का सहारा लेकर हम लोग एक संकेत ऐसा देंगे कि अगर सही तरीके से चीज़ें चल रही हैं तो लोग जो है न्याय के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम पहले अपने आप को सुधारो तब आकर हमको सुनाना, तो वो वाली चीज़ें हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे महात्मा गांधी जी अगर उनको कुछ भी लाइफ चेंज करना होता था तो पहले अपनी लाइफ में वो चेंज करते थे, तब दूसरों को बोला करते थे। तो वही पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कोर्ट बोलने लगे कि सोसाइटी में इनइक्वलिटी को खत्म करो, सोसाइटी में वुमेन इंपावरमेंट करो। कोई बोल देगा मुंह उठा के, पहले अपने अंदर का तो वुमेन इंपावरमेंट खत्म कर लो, पहले अपने अंदर तो इनइक्वलिटी को खत्म कर लो। तो कोर्ट को उसी के ऊपर काम करना जो है कोर्ट ने अभी स्टार्ट किया है। तो ये रियलिटी है। तो इससे एक सोसाइटी में पॉजिटिव आप लोगों को एंगल जो है वो जाता हुआ यहाँ पर नजर आएगा।
अब जो डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट से स्टेट वाइज भी आप लोगों को वेरी होता हुआ नजर आता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट के बारे में बात करें, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता, गुजरात, इलाहाबाद या फिर ऑल 24 जो हाई कोर्ट है। हालांकि आज की डेट में जो हाई कोर्ट की संख्या है वो आप लोगों को 25 देखने को मिल रही है, ना कि 24, पर फिर भी ये डेटा बस आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर है। तो टोटल स्ट्रेंथ अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी, अभी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, पर लेकिन इन रियलिटी जब ग्राउंड लेवल पर आप लोग देखोगे तो वो एक अलग ही लेवल पर है। तो यहाँ पर वुमेन की स्ट्रेंथ कितनी है इनके अंदर अगर आप लोग देखोगे, डेटा थोड़ा पुराना है मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज के डेट में जजों की संख्या जो है वो 34 आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो टोटल स्ट्रेंथ और यहाँ पर कितनी महिलाएं, तो उसमें डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक डेटा है, हालांकि थोड़ा पुराना है, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है डेटा, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सको कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो नजर आएंगी। अभी रिसेंटली अगर बात करें, सिक्किम जो था वो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन था, जहां पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा 50% एक महिला जज, तो एक मेल, एक पुरुष और एक महिला, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। दिल्ली विद वुमेन चीफ जस्टिस आप लोगों को देखने को मिली थी, सेकंड हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन 28% विद 10 जो वुमेन जज आप लोगों को यहाँ पर नजर आई। तो कुछ एरिया ऐसे हैं, जैसे नॉर्मली बिहार की इमेज जो है लोगों की नज़रों में खराब रहती है कि बिहार जो है डेवलप नहीं है, एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है, पर अगर यकीन नहीं मानोगे, पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बिहार के अंदर में सबसे बेहतरीन है। तो ये समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर काम करने की बात यहाँ पर की जा रही है, और जो कि जरूरी भी है। अगर काम नहीं हो तो फिर यहाँ से दिक्कतें निकल कर आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये मैंने आप लोग को अपने देश के अंदर की कहानी सुनाई। अगर सेम पैटर्न आप लोग दुनिया में देखोगे वुमेन की रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी के अंदर में, तो आप लोग को अलग कहानी नजर आएगी। कनाडा टॉप पर है, 9 जज में से 4 जज जो हैं आप लोग को महिला देखने को मिलेगी। जर्मनी दूसरे नंबर पर है, यानी कि 16 जज में से 7 आप लोगों को महिला देखने को मिलेगी। फ्रांस तीसरे नंबर पर है, 10 में से 4 जज। नॉर्वे 20 में से 7, यूनाइटेड स्टेट 9 में से 3, इटली 15 में से 3, ब्राजील 11 में से 2, यहाँ पर रसिया 19 में से 3। यानी कि ये आप लोग यहाँ पर कंडीशन समझ सकते हैं, यानी कि घटती घटती चीज़ें यहाँ पर आ रही है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितनी है हमारे देश में अगर बात करें, थोड़ा पुराना डेटा है फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग जाएंगे तो 34 में से 3 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन है आज की डेट में, तो इनको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन अगर नहीं सुधरेगी तो फिर यहाँ पर अगर तुम खुद ही चीज़ें नहीं सुधार पा रहे हो तो कैसे यहाँ पर चीज़ें चलेगा। इवन बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पर पापा माना जाता है इन सब चीज़ों का, उसके अंदर भी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक यूपीएससी को लेगा कि यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस। तो खुद यहाँ पर चर्चा के लिए क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि यूपीएससी भी चाहता है कि इसके बारे में चर्चा हो समाज के अंदर में, तो उसने भी यहाँ पर एक क्वेश्चन रख दिया। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें आप लोगों को चूज करना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बोला गया है कि रीजन देना है कि लो वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ओपेक कोलोजियम सिस्टम, नो वुमेन रिजर्वेशन, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंश्योर जो यहाँ पर एनफ वुमेन इन लिटिगेशन। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही से पढ़िए और आंसर बताइए। यहाँ पर एक छोटा सा चेंज किया गया है, यहाँ पर एनफ लगा दिया गया है, जबकि क्या था यहाँ पर नोट एनफ, यानी कि कम है। जहाँ लोग कम होंगे वहीं पर तो लोग इससे शर्माएंगे कि पता नहीं यार क्या होगा यहाँ पर, है कहीं पर खंडर कोई पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है, कोई पहली बार जाके लगेगा यार पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, भूत प्रेत का शायद तो नहीं है कुछ, तो इंसान कदम ही नहीं रखेगा वहाँ पर। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों को महिलाओं को देखने को मिलती है। जिस एरिया में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन कम है वहाँ पर महिलाएं कदम रखने से कतराती हैं। तो ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। एक और क्वेश्चन है बड़ा ही बेहतरीन सा, इसके ऊपर बोला जा रहा है किसके बारे में, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि स्टेट ऑफ वुमेन इन जो जुडिशरी के अंदर में ओनली 11 वुमेन जज एक तरीके से ऑन सुप्रीम कोर्ट। अगर बात करें जब से कोर्ट यहाँ पर एक तरीके से पिक्चर में आया, नो वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोलती है। दूसरा बोला गया यहाँ पर जस्टिस जो नागरत्नन है वो हमारे देश की पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी 2027 में,
ये दूसरी स्टेटमेंट बोला गया। तीसरा बोला गया कि फर्स्ट ऑल वुमेन बेंच जो है वो सेटअप की गई थी 2013 में, ठीक है, जिसमें यहाँ पर तीनों की तीनों जो, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट जो वुमेन जज बेंच बनी उसमें कौन कौन सी जो महिला जज थी, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जिनका नाम था ज्ञान सुधा मिश्रा, इसी के साथ में यहाँ पर रंजन प्रकाश देसाई। तो ये वुमेन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये पहली ऐसी बेंच थी जिसमें महिला थी दोनों की दोनों, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। तो आंसर क्या है? आंसर है ऑल 3। तो यानी कि सही आंसर आप लोग को यहाँ पर सी देखने को मिलेगा। यही सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। अब आप लोगों से कोई पूछे ना कि ये टॉपिक पढ़ा दो हम लोग को, तो आप लोग आसानी से टॉपिक पढ़ा सकते हो। यहाँ पर ये सारी बातें एक एक कर आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। तो बताना कहीं पर डाउट हो और अपना फीडबैक दिया करो जहाँ पर भी डाउट हो, ताकि उसको आगे आने वाले टाइम में सुधारा जा सके, ठीक है। वैसे तो किसी देश के साथ में हमारे रिलेशन कैसे हैं उसको हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं, पर एक नया एंगल आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया और फ्रांस के बीच में पार्टनरशिप का, और वो भी किसको लेकर? काजीरंगा को लेकर। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इन्वायरमेंट को लेकर भी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ में हम लोग यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये क्वेश्चन बनेगा अब आप लोगों से, और बात चल रही है 2014 से, तो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जिसको काजीरंगा प्रोजेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि काजीरंगा प्रोजेक्ट में 2014 में चीज़ें स्टार्ट हुई थी और 2024 तक का आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसमें जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो फंड देगी 80 जो मिलियन यूरो, ठीक है। याद रखिएगा, हमारे जो रुपये का सिंबल है वो आप लोगों को ये देखने को मिलता है, डॉलर का सिंबल आप लोगों को ये देखने को मिलता है, यूरो का सिंबल है यहाँ पर ये ई को बीच में से 2 डंडे कट कर दे जब यहाँ पर, तो ये यूरो का सिंबल जो कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से हमारी करेंसी से आप लोगों को बड़ी करेंसी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर 10 साल के लिए देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए तो काजीरंगा जो प्रोजेक्ट है ये आसाम प्रोजेक्ट जो कि फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन है उसका पार्ट है। और एजेंसी कौन सी यहाँ पर? ये है यहाँ पर एजेंसी जिसका नाम है यहाँ पर फ्रांसिया डेवलपमेंट। तो ये में एक तरीके से फ्रांस भाषा में ये नाम लिखा रहता है, शॉर्ट फॉर्म में AFD आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। काजीरंगा आसाम के अंदर में इतना इंपॉर्टेंट एरिया है कि जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। क्यों? क्योंकि काजीरंगा में डेवलपमेंट के बारे में पहले भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी और पढ़े होगी कि काजीरंगा कितना महत्वपूर्ण है, खासकर राइनोज को लेकर, नेशनल पार्क को लेकर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर, बर्ड की लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। और रिसेंटली काजीरंगा किस लिए न्यूज़ में था ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, मतलब काजीरंगा नहीं, आसाम किस लिए न्यूज़ में था? क्योंकि आसाम के अंदर में 2021 में 6ठा और 7वां नेशनल पार्क यहाँ पर मिला, जिसको यहाँ पर रायमोना नेशनल पार्क और इसी के साथ में दियांग पटकई नेशनल पार्क का नाम हम लोगों ने दिया। तो टोटल मिलाकर 7 नेशनल पार्क जो हैं वो आसाम के अंदर में आज की डेट में हो चुके हैं, जिसमें से एक आप लोगों को काजीरंगा नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एरिया हो जाता है। सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर में, फ्लड प्लेन के अंदर में काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या मतलब है? ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर में सबसे बड़ा यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक अशांत, जो एक तरीके से ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ भी आप लोगों को घूमती हुई टहलती हुई नजर आएंगी। ये डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क 1974 में, और इसको यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया 2007 में। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर। काजीरंगा जो प्रोटेक्टेड एरिया है वर्ल्ड में, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर प्रोटेक्ट भी किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको यहाँ पर बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बोला गया है भाई साहब, देख लेना। जो यहाँ पर ये सेंचुरी है ये होस्ट करती है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड जो ग्रेटेस्ट 1 हॉर्न राइनोज जो राइनोज है उनको। और इसके बारे में बात करें तो पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हाईएस्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर 1 हॉर्न राइनोज, इसके अंदर आप लोगों को नजर आते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। किसके बाद में यहाँ पर जो आप लोगों को देख काजीरंगा नेशनल पार्क और इनको दोनों को आप लोग समझ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखने में कई बार आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। यहाँ पर डेंसिटी के बारे में बात की जा रही है कि इतने एरिया में कितने जो बेसिकली यहाँ पर राइनोज रहते हैं, तो कम एरिया में बहुत ज़्यादा राइनोज रहते हैं, ठीक है। तो उसकी बात की जा रही है, वो है पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पर वैसे बात करोगे सबसे ज़्यादा राइनोज कहाँ पर है, तो वह है काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें
अगर सबसे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर ये कि 14 यहाँ पर इनकी स्पीसीज पाई जाती है, 9 आप लोगों को काजीरंगा के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो ये छोटा सा टॉपिक है पर लेकिन आप लोगों से यहाँ से बड़े ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नेशनल पार्क और रिवर फ्लोइंग थ्रू द नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया। जैसे यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, तो कौन सी रिवर जो है वो यहाँ से होकर गुजर रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बोला गया गंगा रिवर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में मानस रिवर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कावेरी रिवर। तो सही आंसर क्या है, यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, बोला गया कि 1 2 2 1 2 3 1 3 और नन। तो सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो सही आंसर यहाँ पर डी, मतलब क्या है, जी हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, डी सही आंसर है यहाँ पर। इसका मतलब कोई भी सही मैच नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, कोई सही मैच नहीं कर रहा है, मैच सही कर रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस रिवर होकर गुजरती है। तो फिर ये आप गलत क्यों बोल रहे हैं सारे आंसर, क्योंकि ओनली 2 को लेकर कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 को लेकर कोई ऑप्शन बनाया गया हो। तो कभी कभी यूपीएससी ऐसे भी खेलती है आप लोगों से, ठीक है। ये सही मिला हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है ना यहाँ पर, जो इसमें बोला गया कि ये गंगा है, तो गंगा रिवर नहीं है यहाँ पर, कंफ्यूजन में आप लोगों को डाला जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि वो राम गंगा है ना कि गंगा जो ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। और साइलेंट वैली ये यहाँ पर कहाँ, और ये कावेरी ये कहाँ पर, ये सारी बिल्कुल अलग चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर आंसर डी हो गया, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इस तरीके से यूपीएससी आप लोगों के साथ में खिलवाड़ करती है। एक और क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कितने अच्छे से आप लोगों ने ये सुना है। तो कौन बनेगा करोड़पति खेलता हूं आप लोगों के साथ में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कंप्यूटर जी ऑप्शन दिखा जाए। काजीरंगा बोला गया कि होम है यहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द टाइगर अमंग द प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड। दूसरा बोला गया यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तीसरा बोला गया रिकॉग्नाइज किया गया इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर बर्ड। इसी के साथ में यहाँ पर ये फर्स्ट डिक्लेयर किया गया टाइगर रिजर्व और कन्वर्ट किया गया नेशनल पार्क में। सही आंसर यहाँ पर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ओनली 1, ओनली 2, यहाँ पर ओनली 3 या फिर ऑल 3, ऑल ऑफ द अबव। तो ये बताना है ए बी सी या फिर डी सही आंसर क्या है। बड़ा ही मासूम सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर है। इसमें ये आप लोग समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन भी है। बोला गया कि इट वाज डिक्लेयर एज ए टाइगर रिजर्व और देन कन्वर्टेड नेशनल पार्क। नहीं, अपोजिट है यहाँ पर ये। और ऐसी स्टेटमेंट अक्सर यूपीएससी आप लोगों को अपोजिट देता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया, यानी कि 3 सही है और 1 गलत है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं, ये मैच करने के लिए आ जाते हैं स्टेट पीसीएस के अंदर भी आप लोगों के लिए। तो इनको थोड़ा सा याद रखोगे तो ये फैक्ट्स एंड फिगर होती हैं कई बार, जो कि आप लोग का एक क्वेश्चन आराम से कनेक्ट करा जाती हैं। ओके, डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है, पर अपने आप में बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, जो कि आप लोगों को बहुत सारी बातें सिखा के जाने वाला है। बात की जा रही है यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल जो फोर्स, एक तरीके से फोर्स किया गया जिनको डिस्प्लेस होने के लिए, वो 100 मिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि 100 मिलियन, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर बताई गई है। मतलब इतने सारे लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होकर गए हैं, ये यहाँ पर डेटा है। समझने के लिए अगर मैं इसको डेटा को वैसे बताऊं कि 100 मिलियन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा 1 मिलियन में 10 लाख आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों ने बोल दिया कितना, आप लोगों ने बोला यहाँ पर कितना, ये 1 मिलियन में हो गया, तो 10 में कितने हो गए, 10 मिलियन में हो गए 100 लाख, यानी कि 1 करोड़। और यहाँ पर एक और जीरो लगा दो इसके अंदर, 100 मिलियन में कितने हो गए, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 करोड़। तो 10 करोड़ लोग जो हैं वो इधर से उधर चले गए। अच्छा, आप लोगों को बोला जाए अपना एरिया छोड़कर कहीं और जाना है, तो वो कौन सा रीजन हो सकता है जिसके ऊपर आप लोग मान सकते हैं कि हाँ अपना एरिया छोड़ के जा सकते हैं। मतलब डायरेक्टली अगर कोई बोले कि आप लोग को अपना एरिया छोड़ के जाना है, वैसे तो कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा कि नहीं भाई साहब हमको छोड़ के जाना है, जहाँ पर है हम लोग कंफर्टेबल जोन में। पर फिर भी क्या रीज़न हो सकते हैं, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो 2 काफ़ी बड़े रीज़न होते हैं, खासकर लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। लड़कों के लिए क्या होगा, या तो उसको एजुकेशन चाहिए या उसको जॉब चाहिए। ये 2 बहुत बड़े रीज़न हैं जिसमें लड़के जो हैं वो अपना एरिया छोड़कर जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर वो नॉर्मली, अगर ये अपनी मर्जी से जाने वाली बात होगी, या फिर कहीं पर साइक्लोन आ गया, बाढ़ आ गई, कहीं पर युद्ध हो गया, वो अलग अलग रीज़न है। कॉन्फ्लिक्ट, इन्वायरमेंट और पता नहीं क्या क्या रीज़न फिर आ जाते हैं, वो एक अलग रीज़न है। पर अपनी मर्जी से ये 2 रीज़न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं फीमेल यानी कि महिला के बारे में। ये 2 तो ही हैं उनके साथ में, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया और ये जॉब हो गया। पर लेकिन इसके साथ में एक और काफ़ी बड़ा उनके लिए रीज़न एड होता है, वो है उनकी मैरिज यानी कि शादी। और सबसे ज़्यादा लड़कियां जो हमारे देश में डिस्प्लेस होती है
वो होती है मैरिज यानी कि शादी की वजह से। ये काफ़ी एक खतरनाक फैक्ट है यहाँ पर, जो लड़के और लड़कियों में एक डिफरेंस बताता हुआ आप लोगों को नजर आता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो जीएस पेपर 2 के अंदर में जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है वहां पर आप लोगों से पूछा सकता है कि टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ये रिपोर्ट ए डेवलपमेंट अप्रोच टू द सॉल्यूशन किसके द्वारा पब्लिश की गई? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के द्वारा यहां पर ये प्रस्तुत की गई है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें यहां पर अगर बात करें एट द एंड ऑफ 2021 यानी कि 2021 के एंड में 59 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो फोर्सफुली डिस्प्लेस हो गए। क्यों? उसके पीछे कई सारे रीजन थे, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं यूक्रेन में और रशिया के बीच में लड़ाई हो गई। कितने सारे हमारे लोग जो हैं वो यूक्रेन को छोड़कर वापस आए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको कभी अभी एडमिशन भी नहीं मिला है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए बिहार में बाढ़ आ गई, कितने सारे लोगों को इधर से उधर करना पड़ गया जरा सी देर में। कहीं पर साइक्लोन आ गया, कहीं पर ज्वालामुखी फट गया, कहीं पर आप लोगों को वॉयलेंस यानी कि लड़ाई तो बताई थी, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, डिजास्टर, किसी भी तरह का क्लाइमेट डिजास्टर आ गया। कोस्टल एरिया में लोगों को इसलिए जाना पड़ जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पानी की जो है एक तरीके से जो एक नहीं पानी ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें, ये सबसे बड़ी बात है, बिफोर द वॉर इन यूक्रेन 6.5 मिलियन जो लोग हैं वो एस्टिमेटेड थे कि इंटरनली डिस्प्लेस हो रहे थे। यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा है अभी यहाँ पर। और ये जो संख्या है ना, जो मैंने अभी कितना बताया आप लोगों को 100 मिलियन बताया है, ये आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि मोर देन 216 मिलियन ये होने वाली है, जो कि अपनी ही कंट्री में लोग जो है वो मूव करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे अलग अलग रीजन की वजह से। ये यहाँ पर ये रिपोर्ट बताती है। तो यानी कि आने वाले टाइम में और दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि लोग जो हैं आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। जो मूव करते हैं ना, 30% तो लोग वो हैं जो कि अपनी लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अपनी जॉब के लिए करते हैं। 24% लोग वो जो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में वो इधर उधर यहाँ पर मूव करते हुए नजर आते हैं कि इधर मिल जाए या उधर मिल जाए। तो ये काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर ये, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर एक इंसान अपने देश में, मतलब अपने देश में क्या, अपने एरिया में जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर 50,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, पर लेकिन फोर्सफुली उसको कहीं पर जाना पड़ गया और वहाँ पर जाकर रहना पड़ गया लड़ाई की वजह से, तो फिर वहाँ पर उसको कम सैलरी मिल रही है जितनी उसको पहले अपने एरिया में मिला करती थी। ये सारी बातें इस रिपोर्ट के अंदर में एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर प्लान करते हैं, वहाँ पर जाकर अपना घर बनाना, रहना, खाना पीना, वहाँ पर अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करना, कॉन्फ्लिक्ट में से अपनी जान बचाकर भागना, ऑल ओवर वर्ल्ड में 21.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है दुनिया को। ये समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जब यहाँ पर श्रीलंका डूब रहा था, उसके अकाउंट में ओनली 7 या 8 बिलियन बढ़े हुए थे, ठीक है, और उस पर भी वो सर्वाइव कर रहा था। अगर उसको कोई 21 बिलियन दे देता ना तो उसकी अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती फिर से। ये समझ सकते हैं आप लोग। मैक्सिमम लोग कौन से हैं जो कि सहारा और सब सहारा यानी कि अफ्रीका वाले रीजन में, मिडिल ईस्ट वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक रीजन है जहाँ पर लोग कई बार मिट्टी की रोटियां तक खाते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। इतनी बुरी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इनके ऊपर काम नहीं किया गया तो कैसे सुधरेगा? सब सहारा अफ्रीका जो है ना, मिडिल ईस्ट और ये सारे, ये इतने गरीब देश हैं कि कोविड-19 के टाइम पर इनको प्रॉपर दवाइयों तक नहीं मिली है और लोगों ने 3-3 डोज लगवा ली है, ठीक है। आप लोगों में से भी है किसी ने 3 डोज लगवाए हैं? मैंने तो भाई साहब 2 ही लगवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर लैक ऑफ प्रॉपर आप लोगों को एक तरीके से एक्सेप्टेंस देखने को मिलेगा कि लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं जब वो डिस्प्लेस होकर आ गए। कई जगह तो लोग जो है वहाँ पर उनसे चिढ़ने लगते हैं और उनको मारने लगते हैं। ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एक तरीके से पॉलिसीज नहीं है कई सारे देश की। हमारे देश में वासुदेव कुटुंबकम बोलते हैं हम लोग कि हम पूरी दुनिया जो है एक एक संसार है, पर इन रियलिटी जब आप लोग देखोगे ना, हम लोग भी किसी को एक्सेप्ट करते हैं इनके लिए हम लोगों ने पॉलिसी नहीं बना रखी है अपने देश के अंदर में। बहुत सारे रीजन है उसके लिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर में यहाँ पर ये लिखी हुई है, जो भी बातें मैंने बताई हैं, तो कोई कंफ्यूजन इसको नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जब बात करोगे ना आप लोग, यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो गरीबी होती है, भुखमरी होती है, ये सारी चीज़ें, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये जेंडर इक्वलिटी, ये सारी आप लोगों को यहाँ पर इंपैक्टेड होती हुई नजर आएगी। यानी कि इंसान और ज़्यादा गरीब होगा, हेल्थ और ज़्यादा खराब होगी, कहीं से कहीं जाकर रहने लगेगा। वेल बीइंग की तो बात आप लोग दूर ही रखो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा खराब होती है आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। क्लीन वाटर मिलेगा, जैसे तैसे पीने का पानी मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग।
तो क्या ये इस तरीके से इसको देखा जाए तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है यहाँ पर, इसके लिए क्या काम किया जाए, तो बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में आप लोगों से बातें करता हूँ। जैसे 5 की पाथवे दे रखे हैं डेवलपमेंट ऑफ द सॉल्यूशन जो सजेस्ट किया गया है। सबसे पहले तो जो इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे कि कल को कोई ऐसा आता है, जैसे जर्मनी के अंदर में जो वहाँ पर चांसलर थी, उन्होंने बाकायदा उसके लिए पॉलिसी बनाई और उनको एक्सेप्ट किया, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यहाँ पर जॉब या सर्विस के लिए कैसे उसको इन्हेंस करना है, सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, और एक सोसाइटी में जिसमें हम लोग रहते हैं ना, तब तक वहाँ पर उनको एक तरीके से उनको इंक्लूड करके नहीं चलेंगे। एक सोसाइटी के अंदर में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी ढंग से, तब तक चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है। सबसे पहले उनको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, तब जाकर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होगी। एक इंसान जब अपना एरिया छोड़कर किसी और एरिया में जाता है तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो दिक्कत होती है आप लोगों को घर, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी और जॉब, ये 5 ऐसे एरिया हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ा जो एरिया है अगर आप लोग इसको नापोगे वो है हेल्थ। सबसे ज़्यादा खराब हेल्थ होती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है वो है लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। तीसरे नंबर पर रहने सहने की दुनियादारी नहीं मिल पाती है। चौथे नंबर पर सिक्योरिटी को तो दूर दूर तक बात ही मत कीजिए। और एजुकेशन के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, सोचता है कि जैसे तैसे जिंदा रह जाए इंसान। भाई साहब ऐसी कंडीशन है। जब म्यांमार में से रोहिंग्या कम्युनिटी भागी थी ना, उस टाइम पर भाई साहब जैसे तैसे भाग रहे थे वो, कैसे कैसे जान बचाकर ऐसी वीडियो सामने आई थी कि इंसान रो दे उनको देखकर। प्रेग्नेंट वुमेन बच्चे को लेके भाग रही है, बुजुर्ग को वो कंधे पर उठा के भाग रहे हैं। ये सिचुएशन देखने को मिलती है आप लोगों को। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ यहाँ पर नजर आती है। और एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं तो इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी। एक वुमेन अगर जा रही है और एक मैन जा रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है? अगर होस्ट कंट्री में है तो 86% मान लीजिए इनकम, यहाँ पर अगर कहीं पर और जाएगा तो 69। वुमेन की वैसे ही कम होती है और ज़्यादा कम हो जाती है यहाँ पर। तो वुमेन पर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहती है कि इंप्लॉयमेंट मिलने के चांस भी ना रहे, ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ये सारी कथा जो मैंने सुनाई इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके ऊपर काम करना है, वरना कंडीशन जो है वो बिगड़ती हुई नजर आएगी। ये बातें यहाँ पर बोली गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, जो कि कल को चलकर आप लोगों से क्वेश्चन भी अगर कोई पूछने लगे तो। वैसे लगानी थी ऑर्गेनाइजेशन UNDP और लग गई UNEP, ठीक है। तो UNDP जो है पहले भी कई बार पढ़ा रखी है वैसे, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, उसको जाकर आप लोगों को पढ़ना है। 2 ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। UNEP में बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी और डिफरेंट है यहाँ पर अगर बात करें। UNEP जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, ये 5 जून 1972 में बनाई गई। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया था आप लोग बताना। हेडक्वार्टर इसका कीनिया जो नैरोबी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो फंक्शन है उसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और मेजर रिपोर्ट जो है वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन कोई पूछ ले डायरेक्ट आप लोगों से, जैसे कि एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ ले, या फिर एडेप्शन गैप रिपोर्ट के बारे में। ये वो रिपोर्ट है जो कि यहाँ पर इसके द्वारा पब्लिश की जाती है और यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे भी जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं डायरेक्ट बोल दिया कि कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। एडेप्शन गैप रिपोर्ट, फ्रंटियर्स, या फिर इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लानेट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। तो सही आंसर क्या होगा? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 1 2 4, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है यहाँ पर डी, ठीक है। ऑलरेडी UPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है कि लोग जो हैं इधर उधर जाकर सेटल होते हैं तो किस इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन बोला गया कि रिहेबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट विच ऑलवेज अट्रैक्ट कंट्रोवर्सी। यानी कि एक इंसान दूसरे एरिया में जाकर अगर रहता है तो कंट्रोवर्सी आती है जब प्लानिंग करने की बात आती है ऐसे प्रोजेक्ट को। तो डिस्कस करना है कि क्या क्या सोल्यूशन आप लोग निकाल सकते हो ताकि जो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़े तो फिर भी आप लोग उस प्रॉपर प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सको। तो यहाँ पर लोकल एरिया में जो गवर्नमेंट है, लोकल एरिया में जो कल्चर है, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट डालती हुई आप लोगों को नजर आती है। तो एक तरीके से जरूरी है इन सब चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलना। अगर रियलिटी में सॉल्यूशन चाहते हैं तो लोकल एरिया के लोगों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। अपनी आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये, और ये ऐसा टॉपिक है जो यूक्रेन के इशू की वजह से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया है। तो क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन आप लोगों नहीं है, ठीक है। माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बताना जरूर। अभी देश के अंदर में डिजिटल करेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। इसके बहुत सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर डिजिटल करेंसी है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यह है कि कोई उसको वैसे आप लोगों से मारपीट कर छेड़खानी कर आप लोगों से छीन कर नहीं ले जा सकता है।
डिजिटल करेंसी है, पानी में भीग जाओ, कहीं पर कोई दिक्कत हो जाए तो वो बेसिकली गलेगी नहीं। डिजिटल जो करेंसी है, एक तरीके से नोट पुराने नहीं होते हैं, एक खर्चा जो आता है नोट को छापने में, फिर से यहाँ पर उनको रिप्लेस करना पड़ता है, वो दिक्कतें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। डिजिटल अगर करेंसी रहेगी तो वो सारी किसी न किसी बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगी, तो गवर्नमेंट के पास में सारा लेखा जोखा रहेगा, तो जो एक तरीके से चोरी करने वाला जो फंडा है वो भी यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ में डिजिटल करेंसी अगर रहेगी तो आप लोग बोल सकते हैं कि जब जब गवर्नमेंट को कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट करने होंगे तो तब तक उसके पास में एक डेटा अवेलेबल रहेगा कि हाँ यहाँ पर इतनी चीज़ें इस तरीके से अवेलेबल है, तो किस तरीके से कौन सी स्कीम कहाँ पर लॉन्च की जा सकती है। डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचकर उनका अकाउंट का पैसा जो है यूटिलाइज भी उनका किया जा सकता है उनके थ्रू, एक तरीके से बड़ी आसानी से बिना किसी बिचौलिए के थ्रू भी यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है वो लोगों तक कनेक्ट यहाँ पर होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, उसने 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम यहाँ पर बात की जा रही है। 75 ही क्यों? क्योंकि आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके चलते गांव गांव में जाकर यहाँ पर चीज़ों को अवेयर कराया जाएगा। तो टाइटल भी बड़ा प्यारा दिया गया कि हर पेमेंट डिजिटल मिशन, जैसे नहीं हर घर जल वाली, उसी तरीके से आप लोग देखते हैं। तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है ये किसके थ्रू कंडक्ट कराया जा रहा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू कंडक्ट कराया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी माथापच्ची जो करेंसी को मैनेज करने का काम जो रहता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, जिसको पीएसओ आप लोग बोलते हो, उनको एंटिटी को ऑथराइज किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि सेटअप करें और ऑपरेट करें पेमेंट सिस्टम यहाँ पर। और ये स्टार्ट किया गया था फरवरी में, और अभी फिलहाल बोले तो 67 पीएसओ अंडर वेरियस कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बेसिक पर्पज क्या है, मैंने बताया कि एम यही है सीधा सीधा कि कैसे हम लोग अवेयर कर सकते हैं। ऑन बोर्ड मर्चेंट्स फॉर द डिजिटल पेमेंट के बारे में बात की जा रही है। थीम क्या है? अडेप्ट डिजिटल पेमेंट एंड टीच अदर ऑल्सो, यानी कि खुद भी आप लोगों को अडेप्ट करना है और सबसे बड़ी बात यह है दूसरों को भी आप लोगों को सिखाना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। करंट सिचुएशन क्या है? ओनली 42% आप लोगों को रेस्पॉन्डर देखने को मिलेंगे आरबीआई सर्वे के तहत में जो कि डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं। यानी कि जब इनके द्वारा अपना घर घर जाकर लोगों से पूछा गया डिजिटल पेमेंट के बारे में, तो ओनली 42% आप लोगों यहाँ पर लोग जो हैं वो सामने निकल कर आए इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत जब हम लोगों ने बातें की। तो आरबीआई चाहता है यहाँ पर कि डिजिटल पेमेंट के बारे में लोगों को, कंज्यूमर को ढंग से बताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। तो इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी? देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वो लोग, जैसे मान लीजिए कोई ठेले पर आज की डेट में गोलगप्पे बेच रहा है, पहले क्या होता था वो, मगर दिन के भी अगर वो मान लीजिए 5,000 रुपये कमा ले तो आप लोग सोच सकते हैं कि महीने के उसके 1.5 लाख रुपए हो गए। पर लेकिन वो 1.5 लाख रुपए जो हैं वो उसके पास में कैसे रहते थे? कैश की फॉर्म में रहते थे। तो कभी भी ये पता नहीं चल पाता था कि ये इंसान जो है वो कितना पैसा कमा रहा है और कहाँ कहाँ पर कितना पैसा इसके पास में है। पर जब से पेटीएम वगैरह ये सारी सिस्टम स्टार्ट हो गए तो डायरेक्ट बैंकिंग सिस्टम में चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है इन चीज़ों के तहत भी। तो इससे क्या हो रहा है? इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, खासकर गवर्नमेंट के नोट पर बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टैक्स कलेक्शन के बारे में बात करें तो टैक्स कलेक्शन भी बेहतरीन होता जा रहा है पहले के कंपेयर में। तो इसलिए डिजिटल चीज़ों पर फोकस देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी माना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में कब नेशनलाइज किया गया? एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो इसके सबसे पहले हमारे देश में जो आज़ादी के बाद में गवर्नर जो है वो कौन बने थे? ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें हैं देखिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा सर्च करो। होमवर्क देने का बेसिक पर्पज मेरा यही रहता है ताकि आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डालो इसके ऊपर, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। कोई भी आर्टिकल है अगर यहाँ पर कोई पीआईबी कवर कर लेती है, और खासकर वो एक ऐसा आर्टिकल होता है चाहे किसी भी मतलब चीज़ों से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड, तो कोई और न्यूज़पेपर कवर कर रहा है उसके कंपेयर में इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का सोर्स है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये याद रखिएगा। अभी बात करेंगे किसके बारे में? इंडिया और फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। उसके बारे में डिटेल में आप लोगों से बातें करूंगा। जब यहाँ पर हम लोग फ्रांस को देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक यूरोपियन कंट्री फ्रांस नजर आएगा जिसकी कैपिटल जो है वो पेरिस है। और सबसे बड़ी बात जो अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है और आप लोगों को कन्फ्यूजन में डाल सकती है, फ्रांस जो है इंडियन ओशन के अंदर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। आखिर उसका रीज़न क्या है आप लोग बताइए। मैं तब तक ये टॉपिक कवर करता हूँ, फिर आप लोगों उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली इंडिया और फ्रांस के बीच में बेसिकली। तो ये याद रखिएगा, ये आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिल रही है? हमारे देश के अंदर में तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आ रही है। तो फ्रांस की आर्मी और हमारे देश की आर्मी के द्वारा मिलकर ये कंडक्ट है।
ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जब यहाँ पर जो आर्मी है बोथ द नेशन इंगेज हो रही है यहाँ पर इस फॉर्मेट के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप है इस तरीके से तिरुवनंतपुरम के अंदर में जो इंडियन आर्मी ट्रूप है और फ्रांस की 6th लाइट आर्मर जो ब्रिगेड है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। फायदा क्या होता है इस तरीके से जब कोई पार्टिसिपेट करता है, इसका सीधा सीधा फायदा ये होता है कि उससे हम कुछ बहुत कुछ सीख पाते हैं और हमसे वो बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो इंटरऑपरेबिलिटी की बात होती है एक तो कि हाँ दोनों से एक दूसरे से क्या मिल पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर काम कर सकते हैं। कल को मान लीजिए कहीं पर टेररिज्म के लिए दोनों जाकर वहां पर लड़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर अच्छे से हम लोग चीज़ों को लेकर चल पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं एक दूसरे के साथ में अच्छे से हम लोग काम कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश के अंदर में और फ्रांस के बीच में कई सारी एक्सरसाइज देखने को मिलती है, जैसे नेवी की हो गई, जैसे वरुणा, इसे गरुड़ा हो गई एयरफोर्स की, शक्ति हो गई आर्मी की, और अभी यहाँ पर बात की जा रही है FRIN, ठीक है। तो फ्रांस और इंडिया ज्वाइंट जो एक्सरसाइज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर अगर इंडिया और फ्रांस के रिलेशन लिखने के लिए आए और मिलिट्री वाला अगर यहाँ पर एंगल आए, डिफेंस वाला एंगल आए यहाँ पर, तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं आप लोग वहां पर, ठीक है। अब उस क्वेश्चन का आंसर कि फ्रांस इंडियन ओशन में इतना इंटरेस्ट क्यों लेता है, तो वो है रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड आप लोगों को इंडियन ओशन में यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि फ्रांस की टेरिटरी है। तो इसलिए कभी भी अगर इंडियन ओशन के अंदर कुछ भी होता है तो फ्रांस आप लोगों को यहाँ पर पैरेलल में खड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि फ्रांस का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक एरिया है जो कि उसको भी प्रोटेक्ट करना होता है। तो इंडियन ओशन में यहाँ पर खासकर इंडिया के साथ में इसलिए भी यहाँ पर ये इंटरेस्ट दिखाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाते हैं, तो अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। तो इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। दोस्तों ये जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वनडे टाइप एग्जाम में काफ़ी फायदा आप लोगों को पहुंचाते हैं। कई बार प्रीलिम्स के अंदर आप लोगों को स्टेटमेंट तक देखने को मिल जाती हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है होस्ट कर रहे हैं 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी थीम क्या है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बात की जा रही है इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, जिसको लेकर कई बार आप लोगों ने रिसेंटली अभी देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कई सारे ऐसी चीज़ों के चलते अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इंटरफेयर यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो समावेशी चुनाव और चुनाव अखंडता, ये इसकी थीम है आप लोगों के सामने। हिंदी में अगर बात करूँ तो बात की जा रही है इंडियन पवेलियन के बारे में, जो खासकर मिडिल ईस्ट एनर्जी है 2023 में, इनके द्वारा अभी यहाँ पर हमारे देश की तरफ से जो यहाँ पर शोकेस किया गया है। शोकेस का मतलब होता है एक तरीके से हमने अपनी चीज़ों को प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और अदर पावर डिवाइस देखने को मिलेगी। मिडिल ईस्ट एनर्जी जो यहाँ पर इसकी जो एक कॉन्क्लेव हो रहा है, एक तरीका यहाँ पर मीटिंग आप लोग बोल सकते हैं। ये जो इसका नंबर है ये 48वें नंबर का है, यानी कि 48th एडिशन आप लोग यहाँ पर इसका देखने को मिल रहा है। और 800 से भी ज़्यादा यहाँ पर एग्जीबिटर हैं अलग अलग देश के, 170 देश से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रखे हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जब ऐसी जगह पे जाते हैं तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है एक दूसरे देश से। तो ये एक ऐसा ही महाकुंभ है यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इनोग्रेट किया गया मल्टी मीडिया एग्जीबिशन, यानी कि मल्टी मीडिया यानी कि अलग अलग तरीके से जो भी यहाँ पर मीडिया से रिलेटेड, जो प्रसारण से रिलेटेड जो एरिया है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और थीम यहाँ पर रखी गई है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ, कब था ये, वर्ल्ड जो वुमेन जो एक तरीके से डे सेलिब्रेट किया था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 किसको किया था, 8 तारीख को, कौन सी 8 को बता दिया। नेशनल वुमेन्स डे जो है वो किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है और किस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है ये बताना है। हालांकि पूछा था मैंने, फिर से रिवीजन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और आप लोगों को पता है कि एक साइड में सेंट्रल गवर्नमेंट, एक साइड में स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गवर्नर को, और गवर्नर जो है वो बेसिकली यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में फिर रस्साकसी में आते हैं। तो अभी तमिलनाडु के द्वारा प्रोहिबिशन ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेम्स बिल लेकर आया गया, जिसको बैन किया जा सके ऑनलाइन सट्टेबाजारी को। तो गवर्नर साहब ने उसको वापस कर दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ रहा है फिर से, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे इसके बारे में याद रखते हैं कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहब के पास में पावर होती है वापस करने की, गवर्नर साहब भी कर सकते हैं। पर वापस करने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर अब की बार यहाँ पर जो असेंबली है वो पास कर गवर्नर के पास में भेजेगी, तो अब वो जो है उसको रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये है, ठीक है। इंडियन नेवी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो मेजर ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिले, एक्सरसाइज यहाँ पर बेसिकली टोरपैक्स 2023। तो ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर में यहाँ पर खासकर अरेबियन सी वाले एरिया में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एक एरिया आप लोग बोल सकते हैं जिससे कई बार न्यूज़ डायरेक्ट बनती हैं।
दोस्तों अभी हम लोगों ने नेशनल लेवल की न्यूज़ देखी, अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ है। और ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली आप लोगों को इकोनॉमी वाले फील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो हमारे देश में ये बात करता है कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, यानी कि गलत तरीके से कमाया गया जो पैसा है उसको सिस्टम में आने से रोकना है, क्योंकि वो पैसा जो होता है वो इलीगल तरीके से कमाया जाता है। तो उसमें उसको रोकथाम करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 का आप लोगों को देखने को मिलता है, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा कि इसमें क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल एसेट्स को भी अगर कोई लेकर ट्रेड कर रहा है तो उसको भी यहाँ पर धर दबोचा जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लोग बचकर अक्सर निकल जाया करते थे। ठीक है, ये न्यूज़ के ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना। सेंटर ने डायरेक्ट किया है NAFED और NCCF को कि वो इमीडिएटली इंटरवीन करे, यानी कि रोके जो चीज़ें चल रही हैं, ताकि मार्केट से एक तरीके से बोला गया कि मार्केट फॉर द परचेज ऑफ द रेड ओनियन। आप लोगों को दो मुद्दे देखने को मिलेंगे, ये NEFED और NCC क्या है इसके बारे में अभी बात करूंगा, पर उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक किसान जो है वो अपने खेतों में कोई फसल उगाता है, फसल उगाने के बाद में उसको मार्केट में ले जाकर बेचता है। मार्केट में उस फसल का प्राइस जो है वो इतना रहना चाहिए ताकि किसान की लागत जो है निकल जाए और उसमें प्रॉफिट भी उसको हो कुछ, और जो उसको कंज्यूमर खरीदने वाला है उनको भी इतना महंगा ना मिले ताकि उनकी जिंदगी जो है अस्त व्यस्त हो जाए। तो उनको भी एक लिबरल प्राइस पर यहाँ पर चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, हालांकि किसानों को फायदा नहीं होता, तो बिचौलिए उसको अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं, पर लेकिन इसकी वजह से जो कस्टमर है उसकी जान खाई जाती है, बहुत ही बुरी तरह उसकी कंडीशन खराब रहती है। उन्हें कहते हैं कि पनीर जो है वो सुनार की दुकान पे मिलेगा सोने के भाव में, 3 इडियट मूवी का डायलॉग याद है ना तो वही चीज़ें हैं। पर लेकिन अगर प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो किसानों की कमर टूट जाती है। वो जितना पैसा लगाकर मेहनत कर कर अपना खेतों में फसल उगाते हैं उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है, प्रॉफिट तो दूर की बात है। और अगर लागत भी नहीं निकल पा रही है तो फिर किसान जो है उस फसल को क्यों उगाएंगे, तो उस फसल को किसान अक्सर फिर उगाना बंद कर देते हैं और मार्केट में उसकी कमी होने लगती है और फिर से प्राइस बढ़ने लगता है, तो फिर से जो कंज्यूमर है उनकी कमर जो है वो टूटने लगती है। तो यहाँ से इतना आप लोग चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बताई, बेसिक चीज़ें मैंने सारी यहाँ पर ये बताया कि बैलेंस रहना जरूरी है। अभी क्या हुआ है, मार्केट में ओनियन का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा डाउन होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अपने घोड़े दौड़ाने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये है नेशनल एग्रीकल्चर, ये बेसिकली कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक तो ये, और दूसरा यहाँ पर बोला गया है NCCF, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, यह है नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया। दोनों को बोला गया कि जल्दी से जल्दी इसमें इंटरवेन किया जाए ताकि प्राइस और ज़्यादा नीचे ना जाए, और ज़्यादा नीचे जाएगा तो किसानों को दिक्कत देखने को मिलेगी, फिर किसान क्या करते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी मुझे एक छोटी सी वीडियो याद आ गई, एक बच्चे ने भेजी थी। उसमें वीडियो में क्या दिखाया था, जब किसानों का मार्केट में भाव जो है वो काफ़ी कम हो जाता है प्रोडक्ट का, तो किसान उसको फेंक कर चले आते हैं। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। उसमें जैसे दूध वाला है, अगर कोई दूधिया है जैसे मिल्कमैन है, उसके दूध का प्राइस अगर कम हो जाता है तो वो भी उसको फेंक कर जो है वो इसी तरीके से चले आते हैं सड़कों पर कई बार कि क्या ही फ़ायदा इसको बेचने का। तो उसमें कुछ ऐसा था कि बैंक में पैसों का प्राइस है वो थोड़ा सा डाउन हो, यानी कि जैसे डॉलर के कंपेयर में करेंसी जो डाउन होती है ना, तो कब बैंक वाले पैसे फेंकेंगे सड़कों पर ताकि हम लोग उठा सके उसको। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दिमाग भी लगाते हैं लोग। महाराष्ट्र इकोनॉमिक, अगर बात करें, महाराष्ट्र इकोनॉमिक सर्वे रिवील करता है कि 6.8% ग्रोथ स्टेट में आप लोगों को हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिला, 10.2% प्रोजेक्टेड किया गया एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में। तो एक अच्छी न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा स्टार लगा लेना, जिसने चेक नहीं किया है उसको चेक कर लेना। सेबी के द्वारा बोला गया है इन्वेस्टर मस्ट लिंक पैन विद आधार बाय 31 मार्च तक। अगर पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड के साथ में लिंक नहीं है तो आने वाले टाइम में आप लोगों का एक तरीके से समझ सकते हैं जो आधार कार्ड है या फिर उससे जो भी चीज़ें आप लोग खरीद सकते हैं या फिर उससे इस फ़ायदा उठा सकते हैं स्कीम का, वो नहीं देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़ी एक न्यूज़ है यहाँ पर, जो कि अवेयरनेस की भी है, जो कि आसपास में आप लोगों के जो भी जानने वाले हैं उनको आप लोग ये बात बता सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी न्यूज़ है यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर जिनके ऊपर स्टार लगाने बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे कि कौन सी कंट्री है ऐसे जिसने अपनी मिलिट्री को ओपन कर दिया है वुमेन के लिए 25 साल के बाद में फर्स्ट टाइम, तो वो है कोलंबिया। ठीक है, तो कोलंबिया को जाकर आप लोग एक बार मैप में निहारिएगा, पता होना चाहिए। चलिए, कौन से कॉन्टिनेंट में है कोलंबिया, ये आप लोग बता दीजिए, देखता हूँ कौन बताता है। चलो 2 ऑप्शन देता हूँ, नॉर्थ अमेरिका है या फिर साउथ अमेरिका है। चलिए बताइए।
अरुण सुब्रमण्यम, स्टार लगा लेना, कुछ दिनों बाद में इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से पर्सन इन न्यूज में, फिर भूलना मत। अरुण सुब्रमण्यम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बने हैं जो कि जज बन गए हैं मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यूयॉर्क के अंदर में। तो अपने ही आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर। एटलीस्ट 18 लोग जो है उनकी जान चली गई और 100 से ज़्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हो गए। बांग्लादेश के अंदर में बम ब्लास्ट हुआ। देखिए कई बार कट्टरपंथी ना इतनी बुरी हरकतें करते हैं कि ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो जरूरी है इसके ऊपर रोकथाम लगाया जाए। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है यहाँ पर एंटनी अल्बनीज, वो इंडिया की विजिट पर आए थे अभी गुजरात में। मैंने बताया था होली भी खेली गई थी उनके द्वारा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। कई बार इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके ऊपर स्टार लगा लेना यार। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप लोगों से कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को स्टेटमेंट देकर पूछ ले जाते हैं कई बार, और अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा वैसे तो इस ऐसी चीज़ है जो कि अगर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एस्से वगैरह लिखने में या फिर अपने आंसर में डेटा का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है कि ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर आज की डेट में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने बोला कि वर्ल्ड में अगर महिलाओं के लिए सबसे रिप्रेसिव कंट्री है जहां पर महिलाओं की खस्ता हालत है, यानी कि इससे ज्यादा खस्ता हालत दुनिया में महिलाओं की नहीं हो सकती है, तो वो कौन सा देश है जो यहाँ पर इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिल रहा है? तो ये बेसिकली अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान में पता है जब से तालिबान जो है रूल कर रहे हैं वहां पर, तब से कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यूनाइटेड नेशन ने खुद यहाँ पर ये बात बोली गई है, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के अंदर में जो लड़कियां हैं वो बुरी कंडीशन में आज के डेट में देखने को मिल रही है। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी न्यूज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, तो कोई भी डाउट इसके बारे में नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज का जो आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है दीपोर भील। दीपोर भील आप लोग को आसाम में लोकेटेड यहाँ पर नजर आएगी, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग इसकी देख सकते हैं। दीपोर भील जो है वो लगभग 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट गुवाहाटी में आप लोग देख सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी बोला जाता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा डिक्लेयर किया गया रामसर साइट 2002 के अंदर में। टोटल कितनी रामसर साइट है आज की डेट में, जैसे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर ये कवर कर रहा हूँ हमारे देश के अंदर में जो भी रामसर साइट है खासकर, ठीक है, बोथ बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस के तरीके से भी इसको यहाँ पर देखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा, आसाम के अंदर गुवाहाटी के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं, टेंशन मत लिया कीजिए। कई सारे बच्चे बोले सर हिंदी में भी है क्या, सारी PDF हिंदी और इंग्लिश में है, तो दोनों तरीके से आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है अच्छा है बुरा बता दिया करो, ताकि कोई इंप्रूवमेंट अगर करना हो तो उसको भी किया जा सके। तो अभी आप लोगों के सामने कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस भी किया था, हालांकि रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, और मैं आशा करता हूं कि छोटू कौन बनेगा करोड़पति का आंसर आप लोग जरूर दोगे, ठीक है। वैसे आशा तो मैं आप लोगों से बहुत सारी करता हूं, कई बार आप लोग निराशा देते हो मुझे, पर लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे अच्छे से आंसर देते हैं, तो उनके नाम जो है मुझे याद हो रखे हैं बहुत सारे, मैं आप लोगों को बताता भी रहता हूँ, तो आप लोग पार्टिसिपेट जरूर किया करो, ठीक है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH मैम के 3, तो यहाँ पर ये स्क्वाड्रन 840 स्क्वाड्रन जो कि यहाँ पर ये अभी मैन्युफैक्चर किया गया किसके द्वारा, DRDO, HAL, मेजोंग डोक या फिर BEL। सही आंसर क्या है पता ही होगा आप लोगों को। खैर इंडिया जो है बात की जा रही है साइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन, ये एग्रीमेंट फॉर द इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ कोरिया या फिर स्वीडन, किस देश के साथ में, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बात की जा रही है हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, आसाम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पर आप लोगों को ये फेस्टिवल देखने को मिलता है, ये आप लोगों को बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है अपने ही आप में, तो इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये वो भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी यहाँ पर एक कॉस्ट्यूम यहाँ पर पहनी गई थी इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। CSET का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो पूरा ढंग से, तसल्ली में पूरा लेक्चर देखा करो, ठीक है। ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसके पीछे जो मेहनत होती है उसका मजा उठा लिया करो। कई बार ऐसा भी टाइम होता है कि लेक्चर बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, जैसे तैसे टाइम निकाल के लेक्चर बनाता हूँ, ठीक है। तो कम से कम उसको थोड़ा सा एंजॉय कर लिया करो यार, फिर ऐसा लगता है कि है ना एक तरीके से इंसान जो है उस तरीके से रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि एक तरीके से सामने वाला जो है वो जान देने के लिए तैयार है, पर दूसरी साइड से रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए, दोनों तरफा प्यार होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं, ये बात की जा रही है कोलंबिया रिवर के बारे में। कोलंबिया रिवर कहाँ पर है, ये कोलंबिया रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी 2 कंट्री के बॉर्डर पर, और 2 कंट्री कौन सी है तो उसके बारे में समझ सकते हैं, एक है USA और दूसरा है कनाडा। तो लगभग 2000 किलोमीटर लंबी ये रिवर है। तो कोलंबिया रिवर वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक आप लोग को देखने को मिला, एक काफ़ी लंबी रिवर भी है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, इस रिवर को आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये कोलंबिया रिवर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये ऊपर वाला रीजन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोगों को बहती हुई नजर आ रही है, पूरे अच्छे से इसको समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कनाडा से निकलती है और कनाडा से निकलकर यूएसए में जाकर अपना घुसती है। और फिर यहाँ पर ये कुछ माउंटेन रीजन है जो कि आप लोगों से कई बार पूछ भी ले जाते हैं, हल्का फुल्का सा आइडिया इनके बारे में आप लोग रख सकते हैं। और बराबर में पैसिफिक चाचा है, ठीक है, तो इसको समझिएगा। तो अब आप लोगों को मैं आंसर बता देता हूँ फटाफट। उसके एक बच्चा कह रहा है वोकैबुलरी में मजा आने स्टार्ट हो गया, इसका मतलब आपने सेंटेंस फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। HAL के द्वारा बनाया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि विच कंट्री के साथ में साइन किया हम लोगों ने एग्रीमेंट। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो साउथ कोरिया के साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन हम लोगों ने देखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए। ओके, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है। और रिलेशन के बारे में पूछा जाए दोनों के बारे में तो भी याद रख लीजिएगा क्या जा रहा है, ये तो अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं ना। नागालैंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो यहाँ पर अभी जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड के अंदर में, इसको फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल का नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के द्वारा एज्यूम किया G20 प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर को। तो यहाँ पर 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल भी बिगन हुआ सेम डे। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। हम लोग बोल रहे हैं कि G20 के अंदर अपनी कल्चर भी दिखाएंगे, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। इसीलिए हम लोगों ने वासुदेव कुटुंबकम के बारे में बातें की है, ठीक है। ये क्या है इसका CSAT का क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर आप लोगों को जेड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताना आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर है, 39 डेज, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। 5 नए शब्द जो आप लोग की वोकेबलरी को इंप्रूव करेंगे, आप लोग की लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, उसमें फ़ायदा आप लोगों को पहुंचाएंगे। एक एक शब्द के ऊपर एक सेंटेंस फॉर्म कर लेना, आत्मा तृप्त हो जाएगी, लंबे समय तक उसको याद रख पाओगे, ठीक है। NDA CDS SSC बैंकिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला यहाँ पर ये क्या है, ये है डिफेक्शन। डिफेक्शन दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लो याद है, उसी डिफेक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी का विरोध करना, एक तरीके से अब अपनी जगह छोड़ के कहीं और भाग जाना बिना परमिशन के, ठीक है। तो त्याग करना या विद्रोह करना, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसका अपोजिट क्या है, कमिटमेंट करना। भाई साहब जहाँ खूंटा गाड़ दिया वहीं रहेंगे, अपना हिलेंगे नहीं, कुछ भी कर लो चाहे, तो होता है कमिटमेंट करने वाली बात, ठीक है। तो दोनों अपोजिट है, याद रखना। क्या बात है, चेहरा बड़ा दमक रहा है, तो आप लोग बोल सकते हो इसको कोरस्केट, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से चमकना या फिर दमकना, तो फ्लैश करना है एक तरीके से, चेहरे पे खुशी अलग ही चीज़ है। क्या मिल गया ये तो बता दो आज, है वो वाली चीज़ है। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भाई साहब चमक रहे हैं, मस्ती मार के यार है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, यह श्रिल। तो यह है कर्णभेदी, कोलाहल, किसी चीज़ में साउंड या फिर हाई पिच में ऊंची एक तरीके से भेदने वाली आवाज़, चिल्ला के किसी चीज़ को बोलना। शार्प है, कान में घुस गई भाई साहब, इतनी तेज़ से चिल्लाया वो वाली। इसका अपोजिट क्या होगा, बड़े ही मज़े में सॉफ्ट सॉफ्ट बातें करना, ये आप लोग देखने को मिलेगा। इंटरडिक्ट, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, प्रतिबंध या फिर विरोध करना। तो कोई भी एन ऑथोरिटेटिव प्रोहिबिटेड, किसी पर्टिकुलर इवेंट लेते हैं ना कि यहाँ पर बस अलाउ ऑथोरिटी को किया जाएगा, आप लोग वहाँ पर नहीं जाओगे, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड फॉर द पब्लिक, तो ये देख सकते हैं। बैन कर देना, किसी चीज़ पर बार लगा देना कि हाँ किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही इसको ओपन करना, इसके अलावा कोई आएगा तो फिर उनको लतियाया जाएगा। आप लोग बोल सकते हैं कई सारी बातें यहाँ पर, बार लगाना, बैन करना। एक अच्छा शब्द जो कई बार देखने को मिलता है, वीटो कर देना। वीटो का मतलब क्या है कि इसको रोक देना, इसको अलाउ ही न करना। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। नॉट यानी कि शून्य या तुच्छ, या फिर बहुत ही एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं न्यूमेरिकल, तो जीरो बोल सकते हैं, या फिर जहाँ पर एब्सेंट हो जो नंबर या फिर क्वांटिटी, तो ये आप लोगों को देखना। नील बटा सन्नाटा नहीं बोलते हैं कई बार, जीरो बोल देते हैं, बिल्कुल जीरो पे बिल्कुल एग गोल गोल अंडा, इस तरीके से, ठीक है। अगर बोला जाए डिसेंट, तो इसका मतलब कुछ तो है। ये बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें मैं एक बात और बोलना चाहूँगा यहाँ पर, जो कई बार बच्चे बोलते हैं सर ऐप डाउन क्यों हो जाता है बार बार, हमने तो फीस पे कर रखी है। यार फीस का ऐप से क्या रिलेशन हो गया, पहले तो मुझे ये बता दो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि एडमिशन जो है मुझे लेने नहीं थे इतने, आप लोगों की वजह से यहाँ पर चीज़ें ओपन रखनी पड़ रही है, उसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं एडमिशन क्लोज कर दूँ बिल्कुल ही यहाँ पर, फिर आप लोग मुझे मत बोलिएगा। दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है कि जब यहाँ पर बैंडविड्थ बढ़ेगी, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खर्चा बढ़ जा रहा है, इस फी में वो नहीं हो पा रहा है मेरे से। असली बात ये है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जा रही है, इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, उनको बैंडविड्थ हैंडल करने में उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज पड़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा है, फिर मुझे फीस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और वो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। तो इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं बार बार। अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, अगर सोल्यूशन मांगूँ मैं तो क्या करना चाहिए मुझे, एडमिशन बंद कर दूँ या फिर यहाँ पर फीस इंक्रीज़ करूँ? अब आप लोग बता दो सोल्यूशन, मुझे अपने आप से कुछ बोलना ही नहीं है। इसीलिए ऐप डाउन हो रहा है बार बार, इसीलिए वेबसाइट डाउन हो रही है बार बार। ऐसे मत बोला करो यार, मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें बहुत सारी में।
आगे चलते हैं। आज जो है जो डिस्कशन है काफ़ी शानदार रहा। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर दे दिया करो जैसा भी रहा। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ऐप में लग गए हो तो यहाँ पर ध्यान देना छोड़ दिया है। यार इंसान है तो इंसानों को इंसानों की तरह तो देख लिया करो कम से कम। इतनी सारी चीज़ें जब मैनेज करनी पड़ती है तो मतलब होती हैं चीज़ें, और जब स्टार्ट करता है इंसान तो दिक्कतें आती हैं। ठीक है, बाकी इंजॉय करते रहो, फीडबैक जरूर देते रहो अपना। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में और तैयार होंगी और बेहतरीन तरीके से आगे चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग बस अपना एग्जाम पर फोकस रखिए। फीडबैक जरूर दे दिया करो जैसा भी लगता है। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर जरूर लिखे। अच्छी चीज़ क्या लगती है कि छुट्टी के ड्यूरेशन में भी इतने सारे लोग जो हैं वो लेक्चर देख रहे थे, वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो ये डेडिकेशन है आप लोगों का, सबके अंदर नहीं होता है। लगे रहो अच्छे से, रिजल्ट जरूर आएगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, जय हिंद लिखना मत भूला करो। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।